चलिए, ये चैप्टर हम लोग के लिए है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग मेनली रूप से पढ़ेंगे अपने हेल्थ के बारे में। इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत आसानी से। जैसे इसको पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, उसको में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। कितने करेक्टर लाइन है, कितने ट्रू लाइन्स है, कितने ब्रीडिंग लाइन्स वाला जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं हम लोग को पता रहेगा, पनेट स्क्वायर से नहीं निकालने आएगा तो हम लोग को नहीं बनेगा, नहीं क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन सब बन जाएगा, खाली नाम एक खाली क्या रहेगा, टर्स। जैसे कल हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन एक देख रहे थे, उसमें आया हुआ था कि नहीं, और वही एलियन का भी टेस्ट में दिए थे, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस चैप्टर को खाली पढ़ने का नहीं ना, माइंड को इंटरेस्ट रखिए, एकदम हंसमुख रहिएगा। जितना ही चैप्टर के पढ़ने के लिए दिमाग को फ्रेश रखिएगा, हंसी टाइप के रखिएगा, जितने लंबा समय तक ये वाली चैप्टर याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बड़ा साइंस नहीं है। इसमें है ना कि डेली तुम जी रहे हो लाइफ, उसी से डेली पढ़ना, उसी लाइफ से पढ़ना है हम लोगों को। तो थोड़ा सा खाली एक्टिव होकर पढ़ना है बस। ये चैप्टर से क्वेश्चन एक ठो भी घुमाता है सर, थोड़ा सा भी नहीं घुलाता है, एकदम डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है। हाँ, लास्ट में इसको देखिए, इस चैप्टर को मेनली से 2 भाग या 3 भाग में बांट सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत आसानी होता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आसानी होता है। थर्ड पार्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला आ जाता है। जैसे IUT, गिफ्ट, जिफ्ट, ऐसा सब जब आम जाते हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाने पड़ जाता है। और बाकी जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और इसको हम लोग प्रयास भी यही करेंगे कि काफ़ी कम समय में ख़त्म करें, ठीक है। और NCERT को लाइन बाय लाइन करते हुए बगल में शॉर्ट नोट भी रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न, हाँ पहले ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, ये है हेल्थ। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव इस लेयर को रखना चाहिए हम लोग, क्योंकि यहाँ का जो टिश्यू होते हैं, यहाँ का जो सेल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहती है। थोड़ा सा भी पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस लगेगा, ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेंस आके लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे कर दी, खत्म हो गया, या कुछ इफेक्ट भी नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ का जो टिश्यू है, ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसको हम लोग किस तरीक़ा से हेल्थ, इसको किस तरीक़ा से हम लोग अच्छे तरीके से रखें, समझे बात को। इस सेंस में हम लोग को आगे पढ़ना है। बस 5 चैप्टर, 5 टॉपिक तो पढ़ना ही है, ठीक है। पहले पढ़ता है ये पहला टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजी। क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या दिक्कत क्रिएट हो सकती है। यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स द फंक्शनल। इसका क्या है फंक्शन, क्या है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, हम लोग दूसरा चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट मीन्स कि हम लोग समझ रहे हो ना, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसे को लेट डिस्कस द क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जो दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसी से ये रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। What do we understand by this terms? This simply refers to healthy reproductive organs with the normal functions. कहने का मतलब क्या कि हेल्दी कहने का मतलब क्या हुआ, हेल्दी कहने का मतलब ये हो गया कि हेल्दी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि जो वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो वो हेल्दी कहलाएगा। नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। और नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो अनहेल्दी कहलाएगा। समझ बात को। तो ये है however it has broader perspective and includes the emotion, social और of reproduction is also। और वो नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ वो इमोशनली भी सही से होना चाहिए, क्योंकि ये इसी के चलते जो हार्मोन्स निकलता है वो इमोशनली भी ये होता है, डैमेज करता है। कोई कोई सुन नहीं रहा है, कूद के मर गया, नस काट लिया, डैट इज कॉल्ड इमोशनली। समझ बात को। तो इमोशनली ये जो सही है, सोशली चारों पेरेंट्स बैठ जा रहे हैं गांव घर के तो उसको सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं, हिजिटेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिजिटेट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा नॉर्मल फंक्शन में गिनती नहीं आएगा कि कोई बगल के चाची आ रहे हैं, बगल के आंटी आ रही है, बगल का अंकल आ रहे हैं, तो उसे हम लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो यदि जो नहीं बोल पा रहे हैं, हिजिटेट कर रहे हैं, तो भी हमारा शरीर का नॉर्मल फंक्शन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि गुड हेल्थ, गुड कहने का मतलब कैसे, 3 तरीके से, सोशली सही होना चाहिए, इमोशनली सही होना चाहिए और मेंटली सही होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए, बस तीनों, ठीक है। तो अपने आप को सब चीज़ में तो कर लीजिएगा, लेकिन शहर वाला बच्चा खास करके सोशली में चले जाते हैं हवा में। क्यों? क्योंकि वो दिन रात मोबाइल, गेमिंग 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 गेमिंग, टप 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 टप, और मैं कह रहा मार दे, और मैं कह रहा फोड़ दे माथा। और पेरेंट्स आ रहे हैं,
तो मोबाइल यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं तो बच्चा वो घर में, वो घर में पेरेंट्स बैठे हैं तो बच्चा ही घर में। आजकल की यही हो रहा है, समझे बात को, जिसके कारण समझ ही रहे हो पूरा माइंड डाइवर्ट है। इस तरीके से आगे बढ़ें। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि वो जो कर दिया गया पहले से, WHO ही है जो कि बताता है कि कौन क्या है कैसे करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग्स एज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशल। देखिए वर्ल्ड हेल्थ वाला क्या कर दिया, ये लाइन बहुत अच्छा है बाबू। ये बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए बोलते रहते ना कि क्या आएगा क्या आएगा, बस यही क्वेश्चन देखिएगा आएगा तो ये टर्म्स लिखना, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल आएगा। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आ जाएगा लिखने, ये देखिएगा शायद देखो चला आएगा। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द गुड हेल्थ, या गुड गुड क्या गुड कह सकते हो, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नॉर्मल कोई आदमी को कह सकते हैं कि ये डिजीज वाला नहीं है, तो कैसे WHO ने क्या डिफाइन किया, तो WHO ने ये डिफाइन किया कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशल, ये सब क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, गुड होना चाहिए। देयर फॉर अ सोसाइटी विद द पीपुल हैविंग द फिजिकली भी सही होना चाहिए, फिजिकली भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि फिजिकली कहने का मतलब क्या कि 5 को एक्सरसाइज करने कह दिया तो लादा माथे पे चढ़ रहा है, प्राण उसको सूख रहा है सुन खाली, वो नहीं। तो क्या होना चाहिए, फिजिकली भी होना चाहिए। फंक्शनली नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन भी होना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन करने का मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल फंक्शन आसानी से जो है नॉर्मल। इमोशनली बिहेवियर, इंट्रैक्शंस अमंग देम, ऑल द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, सभी तरीके से माइट वी कॉल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब क्या कि फिजिकली हम लोग सही होना चाहिए, इमोशनली सही होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए, सोशली सही होना चाहिए, और फिजिकली तो मैं बोल दी हूँ पहले, और फंक्शनली नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। यदि जो ये सब पाँचों है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो कि गुड है, सही है, समझे। वाई इज इट द सिग्निफिकेंट मेंटेन्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट इज द मेथड टेक। तो इसको हम लोग, इस सिग्निफिकेंट को कैसे हम लोग मेंटेन रखें, कैसे अच्छे तरीके से रखें, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और द प्रॉब्लम स्ट्रेटजी, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और उसको क्या स्ट्रेटजी है कि हम लोग उसको सही तरीके से ऐसे उसे करने का प्रयास। इंडिया वॉज द अमंगेस्ट ऑफ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया सबसे पहला कंट्री है पूरे विश्व में जो इनिशिएट किया था प्लान्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल लेवल पर टू अटेंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और द सोशली गोल्स। बताइए इंडिया सबसे पहला एक्शन लिया था इसको पे कि कैसे इनिशिएट द प्लान्स ऑफ द प्रोग्राम टू द नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सही तरीके से रखने के लिए इंडिया सबसे पहला कंट्री, याद रखिएगा, फर्स्ट, समझेगा। उसको सोशल गोल यानी कि जो इस लाइन को मतलब समझ नहीं पा रहे होगा आप, थोड़ा सा समझिए डीपली कि जिस समय पहले के लोग क्या अभी तक के लोग हैं जो गाँव वाला में अनहाइजेनिक बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, समझे ना। तो इंडिया सबसे पहला एक्शन लिया था, फिर भी अभी तक के इससे आपको अभी हल्के में ले रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा मौत भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे डिजीज जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो अभी आपको इस तरीके के एक्शन रिएक्शन जो देखने को मिल रहा है वो रियलिटी में है, समझे। तो इससे अभी भी मौत बहुत हो रहा है, लेकिन हाँ अब है क्या कि शहर वाला आदमी की नहीं मौत हो रहा है, गाँव वाला अभी भी मौत से झेल रहे हैं, समझे। तो इस तरीका का सबसे पहला देश कौन उठाए थे सोशली, तो इंडिया। क्वेश्चन इससे आ सकता है, इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से बोर्ड में भी वाला से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कौन सा फर्स्ट कंट्री था, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग, और इसको कौन सा प्रोग्राम का क्या नाम दिया सर, फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या थोड़ा सा समरी टाइप बता देता हूँ। इसमें बताया जाता है ना कि हमारे दो हम मतलब कि इसको नारा लगाया जाता है कि अच्छे जैसे ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को जन्म देना भी तो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान हो सकता है, समझे बात को। और ज़्यादा पॉपुलेशन होना भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे खराबी गिनती होगी कि वेयर द इनिशिएटेड इन 1951, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था उस समय, कब
1951 में। एंड क्योंकि भारत उस समय जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय बहुत गरीब था ना भारत, उस समय खाने के लाले थे पड़े थे, ठीक है। तो उस समय सोचे क्या कि न ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा न ज़्यादा ये होगा, खाने पीने में कोई दिक्कत वाला होगा, तो इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया था ये वाला। लेकिन इस तरीक़ा से देखा जाए तो वो सही था, हाँ सही दिमाग ही था क्या। एंड वेयर द periodically assessed ओवर द पास्ट डिकेड, कुछ दशकों के बाद, डिकेड मैंने 10 साल बाद, ठीक है ना, अभी भी चलते हैं, गिनती उनती जो होता है ना, डिकेट्स भी नहीं होता है। इम्प्रूव द प्रोग्राम्स कवरिंग द वाइडर्स, और इसको कुछ दशकों के बाद यानी कि कुछ साल बाद इसको इम्प्रूव किया गया। क्या किया गया सर? इम्प्रूव किया गया क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, reproduction related area are currently in operations under the popular name of the reproductive health child care। इसको उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम, उन्होंने क्या किया कि जो ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड है जिसको करेंटली क्या किया दिया ऑपरेशन अंडर द RCH के थ्रू करवा दिया गया। क्या करवा दिया, इसको फुल फॉर्म आ जाता है, RCH के थ्रू करवा दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्योंकि पहले ऐसा हो रहे थे ना, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ऐसा हो रहा था ना कि वो सब चीज़ कर लिया, गेन भी कर लिया, कंसीव भी कर लिया गया, और वो अच्छे तरीके से होल्ड ऑन भी कर लिए, लेकिन जन दिन ही डेथ कर जा रहे थे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या, उस समय फिर बहुत सारी बीमारी भी था, बहुत रीजन था, ऐसा नहीं था कि कोई एक रीजन के अनुसार से ऐसा कर दिया गया। तो ARCH के थ्रू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ कि यहाँ पे देख रहे हो नाम से भी अथी हो गया, एक तरीक़ा से इस चीज़ को प्रोग्राम के अथी नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज टाइप के, ठीक है ना, इस तरीक़ा से, ठीक है। क्रिएटिंग द अवेयरनेस यानी जागरूकता अभियान जो अभी सुनते होगे, जागरूकता, क्रिएटिंग द अवेयरनेस among द पीपल्स, लोगों में जागरूकता बढ़ाए ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑन द प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, और उसको जो डेथ हो रहे थे उसको कुछ कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया, ठीक है। एंड सपोर्ट द बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। और देखिए अब जैसे कोई भी माता प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उनको रहने का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है, पूरे गंदगी में रह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसको पे भी इफेक्ट पड़ेगी, डिस्पायर कर रही है, वहाँ पे गंदा में रह रहे हैं तो वहाँ पे नीचे तक गंदा पानी होगा, उसको भी पी रहे हैं, तो उसको लिए कुछ कुछ हाउस उसको इस तरीक़ा से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कुछ कुछ फैसिलिटी उसको भी प्रोवाइड किया गया। एंड द मेजर अंडर दिस द प्रोग्राम, और ये सब किस थ्रू से हो रही थी सर? तो RCH के थ्रू ही हो रही थी। ये सब किसको थ्रू हो रही थी? RCH के थ्रू ही हो रही थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ द audio visuals and print media, governmental and the non-governmental agency have to taken the various create to awareness among the peoples about the reproductions रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्या कह रहा है कि इस तरीक़ा से फिर बाय प्रिंट मीडिया, विजुअल, जा के लोग के सामने ऑडियो, इस तरीक़ा से सबके अवेयरनेस जगाने का प्रयास किया। क्या कि हम लोग को कम संख्या में रहेंगे तो ज़्यादा हेल्थ में रहेंगे, हम लोग को जब वैसे स्थिति में जब गेन किए हुए हैं तो उस समय हम लोग को अच्छे पानी पीना चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं वो अगले आदमी को भी इफेक्ट, चलिए वो तो ऑफ स्प्रिंग के लिए भी उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो रहा था कि उस स्थिति में माँ ही डेथ कर जा रही थी, वो जब सबसे दिक्कत हो रही थी, जिस कारण एक तो इंडिया उसमें आज़ाद ही हुआ था तो सबको मिलना भी फैसिलिटी संभव नहीं था, तो उसको अब फिर देखिए कितनों तो इसलिए कि कितनों के पास पैसा भी था, ये सब चीज़ था भी, फैसिलिटी भी था, तो उनको पता नहीं था कि कैसे इनसे बचना है, कैसे क्या रखना है, तो इसको विजुलाइज मीडिया से, पेपर से, प्रिंट के थ्रू एजेंसी बनाया गया कि जाके सबको बताना है, समझाना। अभी भी वो सब एजेंसी अभी भी काम करती हैं, अब करती हैं उसी तरीक़ा से, लेकिन अब दूसरे तरीक़ा से काम करती है। जैसा क्या सर कि जैसे जो 5 ईयर में रहते हैं, 5th ईयर में रहते हैं डॉक्टर वाला, तो जो उसको गांव में जाके ड्यूटी करना पड़ता है 1 साल, तो गांव में तो ऐसा स्थिति में क्यों, एक तरीक़े से इसीलिए ना कि जो महिला गरीब होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी एस्पेक्ट्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जिसको माता पिता, जिसको बेटा उटा नहीं लेके जा रहा हॉस्पिटल, तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं, जाके जो डॉक्टर रहते हैं ना वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। तो इसमें गुड हेल्थ वाला काम कर रही है कि नहीं कर रही है? उससे भी तो हमारा हेल्थ को 10 से आदमी का ठीक कर रहा है, तो एक तरीका से अब इस तरीका से अब होती है,
समझे बात को। अब पहले था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा मात्रा में विजुअलाइजेशन की ज़रूरत था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब तो आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुका है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर अगर जिन लोग हिंदी करके सुना दीजिएगा ना तो वो ऐसे समझ जाएंगे, मम्मी पापा भाई, छोटा अगर हम लोग से बड़ा भाई बहन है तो वो भी समझ जाएगा। ये चैप्टर कोई इसको पढ़ने के लिए कोई ये नहीं, बहुत बड़ा तेज स्टूडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ही हेल्थ से रिलेटेड है पूरे चीज़। चलिए देखिए, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल्स इन द डिसमिटेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशंस। इसको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज करने में निभा सकता था कोई रोल, तो जैसे देखिए कह रहा था टीवी से कर दे रहे हैं, प्रिंट से, तो हो सकता है टीवी कोई देखता नहीं, कोई ऐसा भी फैल होगा टीवी नहीं देखे। अच्छा, कुछ ऐसा होगा जिसको बस पेपर ही नहीं पहुंच पाता हो, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा मरा। जैसे पैसा पहुंचने, पेपर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं होगा, इस से कि वो पेपर लेता ही नहीं होगा। बहुत आप पेपर लेते हो, आप ही नहीं पेपर लेते हो, ऐसा मतलब थोड़ी कि आपके पास 500 रुपया नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो इसमें सबसे मेजर रोल किनको हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए कोई चीज़ है, कोई चीज़ हुआ किन्हीं के साथ। अच्छा, आपको पेरेंट्स आके यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं, आप भी सुन ले, अच्छा ऐसे हो, ऐसे हो जाना, इस तरीके से कहानी बनता कि नहीं। रिलेटिव्स, फिर टीचर्स। अब जैसे हम लोग ही नहीं बताए, टीचर लोग ही नहीं बताए ये सब चीज़ को, तो फिर बच्चा तो आजकल शहर वाला बच्चा तो और ख़त्म हो जाएगा, शहर वाला बच्चा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसको में हम लोग का 3 गो मेजर रोल निभाते हैं, रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। इसको में सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा ये भी कह सकते हो, क्या है कि यहाँ पे सबसे सही तरीके से बातचीत होते हैं। ठीक है, आल्सो हैव द मेजर रोल इन द इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शंस ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स। देखिए, इन द स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू द प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द youngs as the discourage challenge children from the believing of the myths and the having misconceptions about the sex related aspects। क्या होते हैं कि बचपन में या कोई भी स्कूल में ये सब में, ये सब अकॉर्डिंग टू रिलेटेड, कहाँ पे था, इस रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, कुछ भी बताते हैं तो बहुत सारे मिथ बना देते हैं। जैसे छोटा बचपन में मम्मी पापा से पूछते थे कि हम लोग कहाँ से आए, तो बोलता था कि एक परी आया है, वो वहाँ पर रख के चला गया, इस तरह का कहानी। फिर वही 8 क्लास में जाते हैं तो कुछ फिर बताने लगता है, फिर वही 11-12 में आता है तो फिर वो अलग डेवलप होकर बन जाता है। तो बहुत सारे मिथ बच्चा को बता दिया जाता है, जो कि बताना चाहिए मिथ के रूप में, तो मिसकॉन्सेप्शन नहीं क्रिएट करना चाहिए। समझे बात को, जो है जो रियलिटी रूप से बताना चाहिए, सही तरीक़ा से इनकरेज करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसा जो आजकल सुन नहीं रहे हो, सुन क्या रहे हो, देख ही रहे हो, कुछ दिन पहले पेपर में आया हुआ था पटना जैक्सन का क्या हाल किया था, 12 साल के लड़के प्रेम, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन का कमी रहा हो, कहीं ना कहीं वो स्कूल नहीं गए होंगे कभी, या माता पिता भेज नहीं पाए होंगे। अरे भाई, कम से कम माता पिता स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं, मानते हैं, लेकिन सोशली नॉलेज तो दीजिए कि कैसे रहना है, कैसे। अब आए हुए पेरेंट्स ही यहाँ कर रहा है, सोशली नॉलेज तो दीजिएगा ना कि कहाँ से किन से कैसे बात करना है, तो इससे रिलेटेड नॉलेज हम लोग को देना चाहिए, समझे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए कहाँ, एडोलसेंस एंड द रिलेटेड चेंज इन द सेफ एंड हाइजेनिक एंड द सेक्सुअल पार्टिकल्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, खूब क्वेश्चन आता है, STD जैसे एड्स etc. would help people especially those in the adolescent age group the least to reproductive health the lives। क्या कह रहा है कि इस तरीका के जो सेक्सुअल पार्टिकल्स होते हैं अनहाइजेनिक होते हैं, एडोलसेंस इस जैसी एज चढ़ता है, एडोलसेंस वाला एज पढ़े हम लोग 8 चैप्टर में पढ़े थे, तो वो आते हैं तो वो लोग अति होते हैं, इंटरमेट होते हैं। इंटरमेट होने पर क्या होता है कि कुछ कुछ जो हाइजेनिक पार्टिकल्स होते हैं, वो कहने का मतलब कि हाइजेनिक करने का मतलब क्या, तो इस तरीके से मतलब कि पार्टिकल्स कहते हैं, तो कहने का मतलब कि कोई भी जैसे वो पहले ही से
कोई वायरस उसको अंदर कंटेन किए हुए रहे या कोई बैक्टीरिया कंटेन है, फंगी कंटेन है, वो जब इंटरमिनेट करेगा, रबिंग होगा, जिससे ब्लड ब्लड के थ्रू वो क्या होगा, काफ़ी आसानी से वो फैलने का चांस रहेगा। जो कि अभी कुछ दिन पहले पटना में एक स्टूडेंट का ये धरा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एड्स। ठीक है, इसका पूरा क्या नाम है सर, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्सेट्रा वुड हेल्प टू द पीपुल स्पेशली दोज द एडोलसेंस एज। ये सब सबसे ज़्यादा कब फैलने का चांस रहता है, तो एडोलसेंस एज में फैलने का चांस रहता है। इसमें सब का उतना हार्मोन्स का पूरा लेवल हाई रहते हैं, अपने आप में वो गलत सही नहीं समझ पाते हैं, और नॉलेज ना रहने के कारण इस तरीका को वो डिजीज को कैरी ऑन कर लेती है। नॉलेज रहे तो इससे बचने का उपाय है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, देखिएगा आगे, कहा टाइम वेस्ट करें, बचने का उपाय है। लेकिन नॉलेज रहेगा वही ना बचेगा, जिसको पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या कर पाएगा। वुड हेल्प टू द पीपल स्पेशली द एडोलसेंट ग्रुप द लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ। एडुकेटिंग द पीपल सबसे बड़ा चीज़ है। कहता है ना कि एडुकेशन, वो हमारे फैमिली में समझा, फैक्ट्री में काम करता है और कहता है कि पढ़े लिखे कुछ बड़ी महान बन पाए, पढ़े लिखे का करोड़पति बन जाए। अरे लोला, पढ़ लिखने से करोड़पति नहीं बनता है, पढ़ लिखने से बनता है एक अच्छे पीपल। इस चैप्टर में देख लो एडुकेटिंग वर्ड कितना बड़ा आया हुआ है। यदि एडुकेशन नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एडुकेटिंग पीपुल्स स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज द मैरिजेबल एज ग्रुप्स। अब देखिए, एक चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडोलसेंस वाला है, ये यदि नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कपल होने के बाद भी ये डिजीज को आप कैरी ऑन आसानी से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पहले एडोलसेंस में गलती किए हुए रहे, तो वहाँ पे एक मीनिंगफुल मीनिंग बनना चाहिए अच्छे तरीके से। द मैरिजेबल कपल्स अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल्स, और सबसे ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पे, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा ये है नहीं कि, तो कंट्रोल सबसे ज़्यादा बर्थ पे, क्योंकि उस समय हम लोग के पास उतना खाना भी नहीं था। वो तो ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन आता तब ना हम लोग के पास थोड़ा सा खाना पीना सही होता है, नहीं तो उस समय तो हम लोग भारत आज़ाद हुआ तो उसमें खाना के भी तो लाला पेरे हुए थे, समझे। तो उस सेंस में भी केयरफुली प्रेग्नेंट मदर्स पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड इम्पोर्टेंस टू द ब्रेस्ट फीडिंग इक्वली। कह रहा क्या कि जब मदर प्रेग्नेंट हैं तो पोस्ट नेटल केयर, जब ऑफर स्प्रिंग को जन्म दे देती है उसके बाद बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। क्यों? क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, नहीं ये बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? क्योंकि मदर का दूध में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा, IgA पाया जाता है, जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो इसको कोई स्थिति में मान लीजिए सर कि नहीं माता ये कर पाते हैं, पिला पाते हैं, तो ऐसा स्थिति में काऊ को पिलाना चाहिए। ये प्रूफ है सर, हाँ काऊ प्रूफ है। वो जो मदर वाला है वो हल्का फुल्का पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। लेकिन आजकल तो शहर वाला दम खत्म हो चुका है, पता कि ना, शहर वाला दम सब खत्म, समझे। इक्वल सिर्फ अपने आप को मेंटेनेंस रखने के चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल्स एंड द फीमेल चाइल्ड्स। हाँ, दोनों का, ये नहीं कि मेल पर्सन है तो उसको दूध पिला रहे हैं, फीमेल है तो छोड़ो ना, ऐसा वैसा करने का कोई मीनिंग नहीं बनता ब्रेस्ट फीडिंग करने। ऐसे माँ लोग करते भी नहीं है, ये लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करते भी नहीं, ठीक है। वुड द एड्रेस द इम्पोर्टेंस ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियसनेस द हेल्थ फैमिली डिजायर साइज, और उस तरीके से अवेयरनेस करने में प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही थी, ड्यू टू अनकंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक द सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये जब कर रहे थे तो अनकंट्रोल पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोलिंग नहीं हो रहा था। और सोशल इविल्स मतलब कि सोशल इविल्स मैंने क्या, सामाजिक में जो वैभिकता, सेक्स अब्यूज, गाली देना अति खराब, जिससे भी एक सेक्स रिलेटेड क्राइम बहुत सारे अभी हो रहे हैं, समझे बात को इस तरीके से। नीड टू क्रिएट द इनेबल्स पीपल्स टू थिंक and take the necessary step to prevent them and there will build up socially responsible for the health society। ये यदि जो कोई सोसाइटी में भी इस तरीका को ये करे,
हबीजन टाइप के, तो उसको हम लोग को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े तो अपने 2 में तो एक कर रहा है, लेकिन वो तो वेब्स निकल गया। वहाँ पर छोटे बच्चे भी तो थे, एडोल्सेंस वाला भी तो बच्चे थे, वो तो सीख रहे हैं। आजकल कोई किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, कोई कहीं दूसरा कोई पब्लिक मीडिया से अथी भी नहीं किया जा रहा है, प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है, फिर भी कौन आदमी है जिसको नहीं आता होगा अभी? बताइए। और जो चीज़ फैलाया जा रहा है वो फैल नहीं पा रहा है, जो नहीं फैलाया जा रहा है फैल रहा है। यानी कि ये जो सबसे ज़्यादा अहम मुहिम का ये जो, चलिए ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर थोड़ी आगे गाली कोई दे रहा होगा, ये नहीं कर सकते। स्कूल्स भी नहीं है, फ्रेंड्स कह सकते हो, सोसाइटी से कह सकते हो, वहाँ से ही सीख पा रहे हैं। मम्मी पापा भी नहीं सिखाते अपने, मोबाइल से नहीं है, उतना गाली नहीं है मोबाइल में रहता, तो उसको अथी कर दिया जाता है, बैन किया जाता है। यूट्यूब पे की बात कर रहे हैं, बाकी तो वहाँ होगा दूसरा कोई वेबसाइट तो शुरू नहीं कर सकता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सक्सेसफुल implementation of the various actions plans to attain the reproductive health requires to a strong the infrastructure facility professionals expertise and the material supports। कहा क्या रहा है कि जो इम्प्लांटेशन मतलब समझ पा रहे हो? इम्प्लांटेशन करने का मतलब कि जब फीटस जैगोट बन गया, ब्लास्टोमर बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ये इसलिए नहीं समझ में आया इम्प्लांटेशन, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। वो यूट्रस पे जाके इम्प्लांट हो गया। यूट्रस पे जैसे कहने का क्या मतलब सर? तो इम्प्लांटेशंस के लिए बहुत सारे एक्शंस ले रहे थे, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर। तो उसको लिए सबसे बड़ा था क्या कि उसको फैसिलिटी जब वहाँ पे हो गया तो वो फैसिलिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फैसिलिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, प्रोफेशनली एक्सपर्टीज एंड द मटेरियल सपोर्ट्स। और उसको मटेरियल सपोर्ट सब चीज़ से, मटेरियल सपोर्ट करने का मतलब क्या, आइटा पत्थर नहीं, खाना पीना में फल फूल जो आप बोल रहे थे, नारियल पानी, ये सब का मात्रा उसको बहुत अच्छे तरीके से खाना में मिलना चाहिए। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल एक्सपर्टीज, मेडिकल एक्सपर्टीज, हाँ। और उसको मेडिकल के थ्रू उसको अच्छा तरीके से दिखाना भी चाहिए। ये नहीं कि एक बार प्रेगनेंट हो गया तो चलो ना अगला सा 9 मंथ 9 डेज बाद, भाई थोड़ा सा रुक जा, उसको बीच बीच में चेकअप भी एक अच्छे डॉक्टर से, एक्सपर्टीज मेडिकल असिस्टेंट से केयर लेते रहना चाहिए, ठीक है, असिस्टेंट से केयर लेते रहना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे करिए तो ठीक है। These are essential to provide the medical assistance and the care the people's reproductions related to the problems like the pregnancy, delivery, STD, abortions, contraceptions, menstrual problems, infertility। ये सब क्या कह रही है सर कि जब these are the essential provide the medical assistance and care to the pupils of the reproduction related to the problems। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा तब, एबॉर्शन के समय, एबॉर्शन समझते हो ना, तो ये सब का सब गलत है, हाँ टोटली गलत है, ठीक है। ये तो अब बहुत अब रुक गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या बताया, तो आजकल ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अनएडुकेटेड पर्सन इस तरह का काम कर रहे हैं, एडुकेटेड पर्सन भी कर रहे हैं, अपने आप को चाहते हैं बस स्मार्ट। कॉन्ट्रासेप्शन में सब चीज़ वही सब, फेमिडोम कॉन्डम ये सब चले जाएंगे। मेसोप्रोनस तो समझ में आ रहा है क्या कि ये 28 डेज का ये होता है, उसको में यदि जो घाट बढ़ रहा है, 1-2 दिन घाट बढ़ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा घाट बढ़ रहा है तो क्या है, प्रॉब्लम्स है। और इनफर्टाइल, ये सब कभी कभी ये होते हैं कि सब चीज़ सही से हो रहा है लेकिन फर्टाइल ही नहीं हो पा रही है। तो इनफर्टाइल फर्टाइल का पीरियड भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि कितना से कितना समय में फर्टाइल हो सकता है, कितना से कितना समय में इनफर्टाइल हो सकता है। तो उस पीरियड के बीच में हम लोग का ये करना चाहिए, समझे। आगे बढ़ते हैं। Implementation of the better techniques and the strategy from time to time and also required to provide the more efficient care and the assistance pupils। क्या कह रहा है कि इम्प्लांटेशन है जो कि आजकल अब टेक्निकली अब स्ट्रेटजी भी नए स्ट्रेटजी से हो रहे हैं, नए स्ट्रेटजी आ रहे हैं। ये देखिए सैचुरेटरी वैन और द एमिनोसेंटेसिस, इसी का आप बात कर रहे थे, ठीक है। Statutory ban on the amino-synthesis for the sex determinations to legally check up increase the menarche
of the female foeticides, massive and the child immunization, etc. are the some programs that the merit or the mention of the concentration. क्या कह रहा है सर कि भारत में ये बैन है कि जैसे फर्टाइल हो जाती है, जैगोट बन गया, इम्प्लांट हो गया, उसके बाद 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स उसमें ये पता चल जाता है कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो यहीं पे वो बता देता है डॉक्टर कि बॉयज है कि गर्ल्स है, इसी में वो फीमेल फोर्टिसाइड करवा देता है, पता चलता है कि गर्ल्स है, सॉरी गर्ल्स है, तो वो क्या कर देते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड करवा देते हैं। और फीमेल फोर्टिसाइड बाई मेडिसिन, बाई अबॉर्शन तो नहीं, अब अबॉर्शन उसी को जो दवा से खट रहा है या एक्सरे कट रहा है उसी को अबॉर्शन कर रहा हूँ, कोई दूसरा चीज़ नहीं है अबॉर्शन, उसी को अबॉर्शन करवा रहा है, कहा जा रहा है, वो करवा देते हैं। तो इंडिया में बैन है, हाँ एक टोटली तरीका से बैन है बताना, लेकिन 2017 के बाद फिर वो जो नया आया है वो मैं बताऊँगा। इम्यूनो सिंथेसिस सम द एमाइटिक फ्लूइड्स, कैसे पता चलता है, जो बता रहा है कि इम्यूनिटी फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन एनालाइज टू द फीटल सेल्स एंड द डिजॉल्व द सब्सटेंस। क्या कह रहा है कि वो जो अमीनो सिंथेसिस है उसको, जो फीटस है ऑफ स्प्रिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको क्या है, उसको फ्लूइड ले लिया है और उसको फ्लूइड से सेल को पता कर लिया, उसको फ्लूइड से, तो अमनाइटिक फ्लूइड से वो पता कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फीटल का सेल पता कर लेते हैं, किससे पता कर लेते हैं सर, अमनाइटिक फ्लूइड से। दिस प्रोसीड्यूर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे बताया या इस तरीका की चीज़ को डेवलप किस लिए किया गया था कि इससे हम लोग को ये पता चल सके कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, लेकिन आजकल यूज कोई दूसरा, लेकिन देखिए ना गोली बंदूक बनाया किस लिए गया है कि अपने आप को सेफ रखें, ठीक है ना, उस तरीके से, लेकिन उसको यूज किसी में किया जा रहा है, इधर उसको यूज किस में किया जा रहा है, मार पीटने के। इसी तरीके से जो ये अमीनो सिंथेसिस वाला प्रोसेस था, ये जो निकाला किस लिए गया था कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा ना उसको पता करके हम लोग उसको इस तरीका का कोई भी एक्शन लेंगे, लेकिन उसको सब सेक्स डिटर्मिनेशन में ले रहा है, यूज कर रहा है, जो कि गलत है। सच है जैसे डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डिटरमाइन द सक्सेसफुलिटी द फीटस। ये फीटस रहने के समय में ही, ये अंदर रहने के समय में ही ये सब डिसऑर्डर वो हम लोग अमनाइटिक फ्लूइड से पता कर सकते हैं। हाँ हम लोग पता कर सकते हैं अमनाइटिक फ्लूइड क्या है, हम लोग पता है ना कि उसे हल्का फुल्का चोट को ऑब्जर्व कर लेता है, अमनाइटिक फ्लूइड से ही तो पता कर लेता है हल्का फुल्का चोट वोट। बनाया इसलिए गया था, लेकिन यूज कोई दूसरा चीज़ के लिए कर रहा है, जो कि टोटली गलत है। रिसर्च ऑफ द वायरस रिप्रोडक्शन रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द इनकरेज एंड द सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, इसको इनकरेज कर रही है सभी जो कुछ गवर्नमेंटल एजेंसी हैं और नॉन गवर्नमेंटल, कि इस तरीका को रोको, इस तरीका को बचाओ, इस तरीका से सही सही एस्पेक्ट में टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स, और न्यू मेथड्स को इम्प्रूव करो। डू यू नो डेट द सहेली और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली देखिए कल क्वेश्चन आया हुआ था, कल क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ सहेली ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसको से हमारा शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। और द फीमेल बाय द डेवलप्ड, उस सहेली से क्या हम लोग कर सकते हैं, सहेली के खा के हम लोग मिसयूज साइकिल को रोक सकते हैं। बाय द साइंटिस्ट ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन आता है, ठीक है। CDRI का फुल फॉर्म भी आ सकता है, ये साइंटिस्ट कहाँ बना था, ये स्टेट भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है, इंडिया का है। और CDRI जो सहेली है वो कहाँ बनाया गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया में बनाया गया था, ठीक है। जो कि कुछ हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं सर, नहीं इफेक्ट करती है। बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द मेडिकली असिस्ट द डिलीवर्स ऑफ द बेटर पोस्टल नेटल केयर लीडिंग एंड डिक्रीज द मैटर्न इन्फेंट द मोटिलिटी रेट्स। और देखिए मोटिलिटी रेट करने का मतलब क्या सर कि पहले जब और क्या रहा था कि जब पहले जन्म दे रहे थे ना माता जी अपने ऑफस्प्रिंग को, तो बहुत सारे चांस में ऐसा हो रहा था कि चाइल्ड ऑफस्प्रिंग डेथ कर रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चांस हो रहा था कि माता भी डेथ कर जा रहे थे। तो वही कह रहा मोटिलिटी, तो इस तरीका के CDRI आ गया, उन्हें फिर जो पीछे देखिए बहुत सारे आगे हैं
पता करने वाला, अमीनो सिंथेसिस पता करने के लिए आ गया। तो उससे थोड़ा सा ये सब क्या हुआ सर, डिक्रीज हुआ। जो मरने की संख्या था बच्चा का, ऑफ स्प्रिंग का और ये दोनों का, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं मोटेलिटी। देखिए मोटेलिटी, ठीक है ना, इन्फेंट मोटेलिटी मतलब कि नवजात शिशु को मरने का रेट क्या हुआ सर, कम गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, बढ़ा हुआ था। इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल्स विथ द स्मॉल फैमिली, और बहुत सारे जो छोटे फैमिली थे वो बड़े फैमिली में कन्वर्ट हुए। बेटर द डिटेक्शन ऑफ द STD, और जब इम्यूनो सिंथेसिस आ गया तो हम लोग को बहुत सारे पता चल गया कि इन्फेंट में इस तरीका का डिजीज़ है, तो उसको पहले ही डेथ कर दे रहे थे, उसको पहले ही ख़त्म कर दे रहे थे, जिस कारण वो हेल्थ वाला सोसाइटी भी बन रहा था। लेकिन ये सब कब हो रहा था, ये पहले ही हुआ, फिर बाद में तो सब इसको ये करने लगे ना। ओवरऑल द इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी ऑल सेक्स रिलेटेड द प्रॉब्लम्स, और इससे एक ही जवाब है कि इससे यदि आप बचना चाहते हो तो मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना होगा। अभी भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर का सीट कम है, सबसे भारी बेइज्जती है। और नेता विधायक का जितना एगो घर है, एगो फार्म हाउस ही खोले हुए रहता है, वो उतना में तो एगो मेडिकल खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग इतने में खुश हैं कि फलना के जाके वोट दे दो, फलना के जाके वोट दो, वोट वो तो वोट लेके वो अपन घर बना रहा है। इसका भी जो सुधार हुआ तो उस समय जो PM थे तो सही थे, अभी का तो PM बहुत अच्छा। ऑल द इनडायरेक्ट इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। क्या आजकल के जो है, जो अपने घर बना रहे हैं, समझ बात को, दूसरा को घर बर्बाद होगा, दूसरा घर टूट ही रहा है, सो जाओगे जाके देखिए काम टूट ही रहा है, अपना घर बना रहा है। तो इस तरीका के यदि जो बचना चाहते हैं तो एक ही जवाब, 100 जवाब के एक ही जवाब, मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाइए। अभी हमारे इंडिया में बहुत डॉक्टर की ज़रूरत है, बहुत, हाँ बहुत। मतलब कि कहा जा रहा था क्या, कैसे तो वो था कि 25% इंक्रीज भी करेगा तो इसको 50 से 60 साल लग जाएगा डॉक्टर को फुलफिल करने में, इतना कम। अब बाहर कंट्री में जाइए ना कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाए, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाए। इन द लास्ट century and all around the development in the various fields significantly improved the quality of the life of the people. However, they increased the health facility among the better living conditions of the explosive populations to the background. देखिए कहा क्या रहा कि कैसे पॉपुलेशन को स्टेबल किया जाए। ऐसा सोचा क्यों कि स्टेबल किया जाए, क्योंकि देखिएगा कितना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ता है। यहाँ पर देखिए 2000 ईस्वी में 2 मिलियंस, यानी कि 2 बिलियन कब था, 1900 ईस्वी में, ठीक है। और 2011 आते आते कितना मिलियन हो गया सर, 7 बिलियन हो गया। यानी कि 11 साल में 5 मिलियन के ग्रोथ। इस तरीका से यदि जो बढ़ते रह गया पॉपुलेशन, तो पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं बचेगा। तो इसको लिए हुआ कि किसी तरीका से बर्थ को कंट्रोल किया जाए। तो फिर वो सब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो पढ़ते हो, टिकोटोमी, बैस्कोटोमी, कॉन्डोम, फेमिडोम, कॉपर्टिव, 375, ये सब लाया गया। क्यों, क्योंकि वो तो हार्मोन्स का काम करता है ना। वो तो हम लोग उसमें सिमिलर ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन इंडिया। ये दूसरा देश में चल रहा था, ये कहाँ पे चल रहा था, ये दूसरा देश में, देश का नाम भी दिया क्या, नहीं, रॉक टू 6 मिलियन, 2000 में 6 मिलियन हो गया, फिर 2011 में कितना हो गया सर, 7.2 मिलियन हो गया। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल हुआ था, यहाँ पे कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर वही हाल हो गया आगे। सिमिलर वाज द ऑब्जर्व इन इंडिया, इसी तरीके से इंडिया में भी हो रहा था। आवर पॉपुलेशन भी वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन। अरे बाप, उसमें हमारा देश का कितना पॉपुलेशन था सर, इससे क्वेश्चन आता है, ये समझ आ जाता है कितना मिलियन तब, कब था। तो याद रखिए पॉपुलेशन कितना था, 350 मिलियन था। मिलियन ये नहीं सोचो, उसमें से कम है हम लोग का, उसमें बिलियन में, हम लोग के पास मिलियन में 350 मिलियन एट द आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द 2000, जिसमें हम लोग का देश था जो कि आज़ाद हुआ था, उस समय की बात किया जा रहा है। एंड क्रॉस द 1.2 मिलियन इन, वो कम थोड़ी है, मार ले है कि 350 मिलियन से सीधे 11 साल में कितना चले जाते हैं सर, 1.2 मिलियन चले जाते, बिलियन चले जाते हैं। तुरंत कहा गया, दोनों सब एम में रहेगा, हम
तुरंत से बी मैंने कहा हमें मैं किसे रहेंगे, लाओ हमें बिलियन में जाएंगे, बस तुरंत रपेट के पहुँचाइए दिया होगा। रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी थी काफ़ी उस समय का सरकार इंदिरा गांधी वाला थी, उस समय इंदिरा गांधी थी ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ले आई थी ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ले आया गया था। तो इस तरीक़ा से रैपिड पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या था कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत सही कर दी थी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत सही कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, मैटरनलिटी माता की मरने का रेट और इन्फेंट बच्चा को मरने का रेट क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्या पर डिक्लाइन करिए, देखिए डिक्लाइन करिए, किसका किसका कम गया, किसको, मैटरनल का और इन्फेंट का, एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज प्रॉब्लम रीजन्स फॉर दिस द थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब यहाँ से क्या हो गया कि बच्चे का जन्म अब ज़्यादा हो रहा है, मरने का संख्या कम गया है, निश्चित है कि रेट इंक्रीज होगा। ये इफेक्ट शुरू में दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक के क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मर रहे थे, बहुत ज़्यादा मर रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा कि एक सर्टेन एज में बहुत सारे बच्चा सेफ जोन में आ रहे, बहुत सारे इतना सेफ जोन में चले गए हैं, और इसको पहले जो माता पिता थे उनकी संख्या मान ली कि 25 है, ठीक है, और इनकी संख्या क्या हो गया सर, 75 हो गया है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एज, ये अपना एडोलसेंस वाला एज में या रिप्रोडक्टिव वाला एज में जाएंगे तो ये तो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरीक़ा से एक बैग 75 आदमी, ऐसे था कि 5 आदमी 7 आदमी 5 आदमी 7 आदमी 8 आदमी ऐसे ग्रो कर रही, रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच पा रही थी, वहाँ तक भी पहुंचने में डेथ कर जा रहा था, 8 को बच भी गया जन्म देके, तो मेडिकल फैसिलिटी न रहने के कारण उसको में 3 को मर गया, तो 5 को, लेकिन अब तो बच्चा जन्म देने में ही नहीं मर रही है, तो ऑलरेडी मर गया, अब फिर जब जन्म ले लिया तो अब आसानी से वो रह सकता है। तो एक ऐसा होगा ना कि एक सर्टेन टाइम में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन का ग्रो होगा, तो उसको वो रीज़न आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया कि एक समय में काफ़ी तेज़ी से हमारा देश का पॉपुलेशन क्या होगा सर, ग्रोथ होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। थ्रू वी कुड द ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो इसको हम लोग को डाउन करना होगा, ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इट वाज द ओनली marginal according to 2011 census the population growth rate was less than 2%, और पॉपुलेशन का रेट कितना हुआ सर, 2%। देखिए बताया था जखनी, इतना हो गया कि 1000 में 20 आदमी मर रहे थे, समझे। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम। द रेट भी आवर पॉपुलेशन कुड द इंक्रीज रैपिडली, जिसके कारण हमारा रैपिड इंक्रीज होने लग गया। सच एज अलार्निंग द ग्रोथ रेट द कुड लीड्स टू एंड द एब्सोल्युटली स्कार्सिटी इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसके कारण क्या हो गया कि स्कार्सिटी में क्या होता है बताइए, आप संस्कृत का स्टूडेंट है, स्कार्सिटी में कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, कमी हो जाना, ठीक है ना, ये ऐसा स्टेटमेंट है नहीं, इंडिया में पानी से तो मर रहा है, स्कार्सिटी नहीं पाकिस्तान का सकते हो, वहाँ पे पानी का कभी कभी कमी हो जाता है। तो क्या हो गया, पॉपुलेशन को अब तो बहुत, ये तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर गया था ये 75 वाला, तो 75 वाला ये जो तेज़ से सब आया तो क्या कहेगा कि हमको खाना दो, रहने के लिए घर दो, ये सब का रिक्वायरमेंट्स, खाना दो, कपड़ा दो और रहने के लिए मकान दो, ये सब चीज़ का कमी होने लग गया, निश्चित रूप से कमी होना था ना। बोला तो कि ये कैसे इम्प्रूव किया, ये आगे जाके क्या क्या दिक्कत क्रिएट कर सकता था, एकदम क्रिएट करेगा। अब क्या क्या में दिक्कत, सबसे ज़्यादा तो 3 ही, रोटी कपड़ा मकान, को मूवी भी आया था, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द फोर्स द सीरियस मेजर टू द चेक दिस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और ये एक सीरियस मुद्दा बन गया कि इसको हम लोग को क्या करना चाहिए सर, अब रोकना चाहिए। The most important step to overcome this problem is the motivated the smaller family, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया जो उसको लिए जो कि छोटे फैमिली थे, बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और जो छोटे फैमिली है वही सबसे अच्छे से रहिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप 10 फैमिली, 25 को आम 20 को आम आया तो कितना कितना मिलेगा, 2 आम मिलेगा, लेकिन अब 5 फैमिली 20 आम आया, कितना कितना मिलेगा, 4 ना
5 फैमिली तो चाचा तो ज़्यादा मिला कि नहीं, तो ही बोल रहा था कि छोटे फैमिली रहिएगा तो वो ज़्यादा। तो छोटे फैमिली के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताया गया कि छोटे फैमिली रहिएगा तो इस तरीके से फ़ायदा है, और फ़ायदा तो कैसे रहिएगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या है हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। यू माइट हैव सीन टू एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया, पोस्टर्स, बिल्स, ये सब सबके थ्रू, मीडिया के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, इस सब के थ्रू क्या करने लग गया सर, प्रचार करने लग गया। शोइंग द हैप्पी कपल्स विथ द 2 चिल्ड्रन स्लोगन, हम दो हमारे दो, ये आ जाता है, ये वाला लाइन आ जाता है, रेड पिन है था मेरे पास, ये वाला लाइन आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था। तो उन्होंने मीडिया के थ्रू प्रचार करवाया, तो क्या दिया गया स्लोगन, हम दो हमारे दो। स्लोगन कौन सा स्लोगन सर, हम दो हम दो। तो इस तरीक़े से, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बी आवर द अडॉप्ट टू द 1 चिल्ड्रंस नॉर्म्स द स्टैट्यूटरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स 18 ईयर्स, और मैरिज का एज रख दिया गया फीमेल्स के लिए कितना सर 18, और मेल्स के लिए कितना रख दिया गया सर 21। देखिए इसको मैं समझाने का कोई मीनिंग नहीं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। Incentive the given to the couples with the small family, or to other the measures taken to the tackles with the problems. Let us describe the some commonly under the contraceptive methods. Contraceptive methods से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि गलती से प्रेगनेंसी का गेन कर जाना, उसको हम लोग किसी से बचा सकते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बता सकते हैं। एंड द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूजर फ्रेंडली, और वैसे यूज करिए जो कि यूजर फ्रेंडली होगी, जो हमारे शरीर को कोई साइड इफेक्ट न करे, इजीली अवेलेबल हो जाए, दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव और रिवर्जेबल। वो रिवर्जेबल हो तो और अच्छा बात हो, जैसे वालनट ये सब यूज करते हैं तो वो रिवर्जेबल्स होते हैं, तो वो हो जाते हैं विथ द नो लिस्ट द साइड इफेक्ट, जिसका हमारा साइड इफेक्ट क्या हो सर बहुत कम हो। इट आल्सो शुड इज नो वे टू इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल ड्राइव, और इंटरकोर्स करने में, सेक्सुअल ड्राइव करने में कुछ होता तकलीफ, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इच्छा के अनुसार से कुछ वैसा न लगे। सेक्सुअल एक्ट एज द could the broadly grouped into the following categories, namely the natural traditional barrier method, IUD, intrauterine device, oral contraceptive जो सहेली है, ठीक है, IUD intrauterine डिवाइस जैसे क्या हो गया सर वॉलनट्स, समझ रहा था, बैरियर टिकोटोमी, बैस्कोटोमी, या बैरियर के रूप में कैंडोम, फेमिडोम भी यूज कर सकते हो। और ट्रेडिशनली कहते हैं क्या कि जो कि मेसो साइकिल आने वाला है, तो जो 14 से घटा के हम बताए थे आपको, 3 डेज इंक्रीज, 3 डेज आगे, 3 डेज पीछे वाला ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। इंजेक्टेबल्स, दवा को इंजेक्ट कर दीजिए, कॉपर को इंजेक्ट कर दीजिए, जिसके कारण फर्टिलिटी अपने आप घट जाएगी। इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड, टिकोटोमी, वैस्कोटोमी, ये सब का सब हमने यहाँ पे बहुत सारा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी जितना चीज़ का सब बोल दिए ना, बहुत सारे आते हैं। इसको जो सबके एग्जाम्पल दिए जो, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो हम उसको दोबारा बोलने नहीं जा रहे हैं, उसको आप पीछे करके आप सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। नेचुरल मेथड, जैसे देखिए अभी वो सब नाम दे दिया है, अब सबको पढ़ना एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले क्या था, नेचुरल मेथड था। तो नेचुरल मेथड में क्या कहता है सर, पहला है ये नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग ऑफ द चेंजेस टू ऑफ द ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। ओवम और स्पर्म मीटिंग को नेचुरली मेथड से नहीं करने देना, मीट नहीं करने देना। कैसे, पीरियोडिक एब्सेंटेंस के अनुसार से, पीरियोडिक एब्सेंटेंस के अनुसार से, जैसे पीरियोडिक करने मतलब पीरियोडिक टेबल की बात नहीं किया जा रहा है, समझ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या कि जितना डेज का है उसमें से 14 निकाल दीजिए, घटा दीजिए, और उसको में से क्या कर दीजिए सर, 3 को इंक्रीज, 3 को आगे, 3 करके पीछे, वो फर्टिलिटी पीरियड होते हैं। सच एज द मेथड्स टू द कपल्स अवॉइड टू द एब्सेंस ऑफ द क्वाइटस, क्या हो, अच्छा हो तो सॉरी नेचुरल मेथड करने का मतलब क्या कि जैसे इजुकुलेट होने वाला रहे, क्या मेल गैमेट्स, ठीक है, तो उस समय आप इनसाइड ना करके वो आउटसाइड को इजुकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। वही करा क्वाइटस में क्या होता है सर, हाँ इनसाइड ना हो, ठीक है। 10 to 17, ये 10 से 17 के बीच वाला, ये कितना के मान के चल रहा है सर, 28 वाला का मान के चल रहा है,
एक्चुअल 28 मतलब मान के चल रहा है। द मेसोसाइकिल्स और द, जैसे ये समझ में नहीं आया, जैसे 28 है ना, तो 28 में से 14 को घटा दीजिए, तो 14 को घटा देंगे 14 बच जाएगा। तो 14 से 3 आगे घटा दीजिए, 3 पीछे कर दीजिए या 3 आगे जोड़ दीजिए, तो इसको को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं 17 हो जाएगा। तो 11 के 1700, ये 10 से 17 का ही, समझो आपको। The measured cycles ovulations could be the expected as the chance of the fertilizations are very high during this period. इस टाइम में यदि जो कितनों को मतलब जनवरी का मंथ है उसको 28 डेज का उसको आ रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय होता है जो कि बहुत ज़्यादा चांस होती है फर्टिलाइजेशन होने का एक का, जिस कारण फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग का प्रेगनेंसी गेन करने का चांस क्या हो जाएगा सर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, उसको क्या कहते हैं हम लोग सर? फर्टाइल पीरियड। दिस therefore by the absence of the coitus during these periods conceptions could the prevent withdrawal or coitus withdraw कर देना चाहिए। नीतीश कुमार का भाषण, इसको हिंदी में क्या क्या बोल दिया था? क्वाइटस इंट्रैप्ट कहने का मतलब कि इनसाइड या नहीं हो, इजुकुलेट नहीं होना चाहिए। इज द अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर्स विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। यदि जो अनदर मेथड कह रहा है कि यदि जो मेल पार्टनर है जो कि विड्रॉ करती है वेजाइना में जस्ट बिफोर द इजुकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशंस, तो उसको इंसेमिनेशन होने से रोकना चाहिए। ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरोइया, इस क्या होता है सर? हाँ, एमिनोरोइया। लैक्टेशनल एमिनोरोइया क्या होता है ना कि जैसे कोई मान लीजिए कि ये बन गया, बच्चे को जन्म दिया, ठीक है ना, तो जब तक वो फीडिंग करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तब तक वो इंटरकोर्स करेगा भी, तो वो प्रेगनेंसी गेन नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरोइया के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस रहती है। ठीक है। कितने मंथ तक रहता है? तो 6 मंथ तक एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। देखिए कह रहा है ना, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द एवोल्यूशन। लेकिन ये सब पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब कभी कभी ऐसा स्थिति में फेल भी हो जाते हैं। ठीक है ना। ovulation and therefore the cycle do not occur during the periods in the intense of the lactation following the pasteurization के बाद therefore as long as the mother breast feeds to the child fully changes to conceptions of the almost nil। ठीक है। इस तरीक़ा से उस समय तक क्या होता है सर, रुका हुआ रहते हैं। ठीक है। however this method has been reported to effective only up to the maximum period of the 6 month। कितना तक रहता है ऑप्शन सर? हाँ, कितने मंथ तक के ऑप्शन रहते हैं? अभी आप बोले ना 6, और 6 पे पास्चुराइजेशन के बाद मतलब जिसमें बेबी बर्थ कर दी उस समय सही नहीं कि हम घर आए हैं उसके बाद 1-2 महीना बीमार रह गए, उसके बाद हम फीडिंग करवाने लगे, उससे 6 मंथ जो रही हो तो उससे नहीं, पास्चुराइजेशन के बात से ही कहा कि यहाँ पे देखिए लिख दिया है वो, तो ये हमको बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है। एज द नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, डिवाइस आर यूज्ड टू द मेथड, और इसमें हम लोग कोई मेडिसिन को यूज नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील। इससे भी का साइड इफेक्ट क्या होता है सर? 0/सन्नाटा, कोई इफेक्ट नहीं हम लोग को पड़ने वाला है। यदि जो इंटरकोर्स हो भी रहा है तो इजुकुलेशन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, वो प्रेगनेंसी गेन करने वाला नहीं है। आगे बढ़े। चांस ऑफ द फेल्यूर थ्रू दिस मेथड ऑफ द सो हाई in barrier methods, ovum and sperms are prevented by the physically meeting with the help of the barrier मेथड से हम लोग को रोकने वाला जो रहता है 2 ही रहता है। बैरियर मेथड से, बैरियर नहीं है वो तो सर्जिकल मेथड होता है, बैरियर मेथड से हम लोग बहुत सारे तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है। सच मेथड आर द अवेलेबल बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए यूज होते हैं। क्या? कॉन्डम्स आर द बैरियर्स मेथड द थिन रबर। कैसा होता है सर? ये देखिए, ये है मेल कॉन्डम, ये है फीमेल कॉन्डम। ठीक है, दिख रहा है ना, बुक में जाके देख लीजिए, ये है मेल, ये है फीमेल वाला। ठीक है। कॉन्डम आर द बैरियर ऑफ द थिन रबर। कैसा होता है सर? किसी से बना हुआ रहता है? थिन रबर से। रबर किससे बना हुआ था सर? थिन रबर से, लैटेक्स से। दैट आर द यूज टू द कवर ऑफ द पेनिस इन द मेल।
ठीक है। एंड फीमेल किसी को कवर करता है सर, वेजाइना को और सर्विक्स दोनों को करता है, ठीक है, इन द फीमेल जस्ट बिफोर द क्वाइटस सो डैट द इजुकुलेटेड सीमेन वुड द नो इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वो इसको बचाता है किसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को इंटर ना करे। अब इतना करते करते दिस कैन बी प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शंस। जैसे एक आया था सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द मेल कॉन्डोम। सबसे ज़्यादा जो ये नाम था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला था, वो क्या नाम था सर? निरोध का नाम था। यूज ऑफ द हैज इंक्रीज रिसेंट ईयर्स द एडिशनल बेनिफिट्स प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव। यूज द कॉन्डम हैज द इंक्रीज टू द रिसेंट ईयर। अभी के समय क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया, यूज करने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट। इसको उससे एडिशनल बेनिफिट भी है कि ये प्रोटेक्ट भी करते हैं किससे? STI से, एड्स से। STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, अच्छा STI है, STD नहीं, STI वही हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वाला ही है। इस सब चीज़ से क्या करती है सर? प्रोटेक्ट भी करती है। बोथ द मेल एंड फीमेल्स कॉन्डम्स आर द डिस्पोजल। दोनों को एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए, बीच देना चाहिए, ये नहीं कि वो उसको दोबारा नहीं यूज किया जाता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसको सेल्फ इंसर्ट, इसको यूज करने के लिए कोई डॉक्टर का ज़रूरत नहीं होता है। देयर बाय द गिव्स बाय द प्राइवेसी टू द यूजर्स, और ये प्राइवेसी, लेकिन और कुछ प्राइवेसी, जैसे क्या होता है कभी उसको एकदम हाइडिंग रूप में रखने के लिए तो क्या यूज़ कर सकते हैं? डायफ्रागम, सर्वाइकल का, वॉलनट्स जो नाम बोल रहे थे पहले हम लोग, ठीक है, जो कि वहाँ पीछे था। आर आल्सो द बैरियर्स मेथड टू द रवर्स विद द इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव टेस्ट ऑफ द कवर बाय द सर्विस सेंटर ड्यूरिंग द क्वाइटस। ऐसा सब बहुत आसानी है। दिस दे प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द एंट्री ऑफ द मेल गैमेट्स एंड थ्रू द cervix. They are reusable spermaticidal creams, jelly and the forms are usually used to the along with these various to increase the contraceptive efficiency। कह रहा है क्या कि यदि जो हम लोग प्राइवेसी रखने के लिए किया जाए कि आगे सामने वाला को मेरे पार्टनर को ना पता रहे तो बालनट्स का यूज़ कर लीजिए अपना, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। सर्वाइकल कैप्स को यूज़ किए हुए रहिए, डायफ्रागम की यूज़ किए हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उससे क्या है कि हम लोग का ये भी हो जाएगा, सेफ भी हो जाएगा। और कहा था, और चाहे तो वैसा नहीं, ये भी नहीं यूज़ करना चाह रहे तो ये सब जो क्रीम आते हैं, जेलीफिश, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ये सब क्या होते हैं कि सप्रेस कर देती है मोटिलिटी को। जो मेरे यहाँ में सब मोटिलिटी रहता है वो तेज़ी से दौड़ के जाएगा तभी ना वहाँ पे पहुँच पाएगा अपना पोजीशन पे, लेकिन इसको सप्रेस कर देता है। एंड इस तरीका के फॉर्म्स यूज होते हैं क्या। अनदर द इफेक्टिव्स एंड द पॉपुलर मेथड्स द यूजर टू इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD के भी रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइस आर द इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स। जो ये किसी को प्रिस्क्रिप्शन होगा सर, डॉक्टर चाहते हो एक्सपर्ट नर्स के थ्रू, ठीक है, इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइन। द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को IUD भी कहते हैं, आर द प्रेजेंटली अवेलेबल विद द नॉन मीडिएटेड IUD, जिसको हम लोग नॉन मीडिएटेड करने का मतलब कि वो मेडिसिन के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? लिप्स लूप, ये सब क्वेश्चन आता है। कॉपर, ये लिप्स लूप को यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है? कॉपर रिलीज कर देता है, ठीक है ना। जैसे कॉपर बोला इंट्रायूटेराइन कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी रोटेट 375, ये सब क्या करते हैं? कॉपर को रिलीज करते जिस समय आप ये होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, उस समय जब जाती है तो सप्रेस करने के लिए कॉपर मल्टी रोटेट 375 है। ये किस क्या क्वांटिटी है? किस चीज़ का? कॉपर का रिलीजिंग का, ठीक है। और द नॉर्मल रिलीजिंग IUD प्रोजेस्टासेट LNG, ये सब है। IUD इंक्रीजिंग द फाइगोसाइटोसिस, ये क्या करते हैं? ये सब क्या करता है? मेल गैमेट्स को क्या करने लगता है? फाइगोसाइटोसिस करने लगता है, खाने लगता है, ठीक है ना, सप्रेस करने लगता है विद इन द यूट्रस। कहाँ पे सर? विद इन द यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन से रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यह क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स, द हार्मोन्स IUD इन द एडिशन द uterus unsuitable for the implantations and the cervix hostiles and make the uterus unsuitable for the implantations and the cervix
हॉस्टल्स, स्पम्स, समझ बात को, ये सब क्या कर रहे हैं कि सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। सबका काम एक ही है कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से मीट किसी तरीका से ना हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से IUD आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना, फॉर द फीमेल्स। ये फीमेल्स के लिए IUD सबसे बेस्ट होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो कि इंट्रायूटेराइन, समझ रहे बात को। हु वांट्स टू डिले द प्रेगनेंसी, जिसके कारण क्या वो कर सकता है, प्रेगनेंसी को इंक्रीज कर सकता है, डिले कर सकता है, और द स्पेस फॉर द चिल्ड्रन, और जैसे छोटे बच्चे हैं उसको स्पेस भी। इट इज़ वन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, जो कि ये सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में ये हुआ था। आवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोज, ओरल कम मात्रा में यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को भी इफेक्ट पहुंचा सकता है। आइदर द प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो को देखिए, ये आ जाएगा। ओरल जो लेते हैं उसमें हम लोग का दो हार्मोन्स को वो करता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन को खाली इफेक्ट करता है, एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को करता है, ठीक है। कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन रहता है। इज द अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय यूजिंग द फीमेल्स, ये भी फीमेल्स ही यूज करते हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स, जो कि किसी फॉर्म में रहती है सर, मेडिसिन के रूप में रहती है। हेंस द पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, जिसको यही टर्म्स देखिए 11th का टर्म्स है ना जी, एक 8th क्लास का जो बच्चा था वो हमको सब पूछ रहा था, इससे साफ पता चलता है। देखिए पिल्स कहाँ का टर्म्स, 12th का टर्म्स, सॉरी 11th का भी टर्म्स नहीं, 8th क्लास का बच्चा पिल्स यूज कर रहा था। हम धर लिए थे कि क्वेश्चन कोई से पूछा हुआ है, टीचर को पूछा हुआ है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, ये क्या होता है सर, 21 डेज तक के कंटिन्यूसली लिया जाता है। चाहे तो प्रोजेस्टेरोन वाला लीजिए, चाहे तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों कंबाइन करके जो टैबलेट लिए जोड़ लीजिए, ठीक है। कितने दिन तक के कंटिन्यू लेना है सर, यहाँ देखिए 21 डेज तक, स्टार्टिंग द प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज, शुरुआती में 5 डेज तक के क्या करना है, कंटिन्यूस लेना है विद इन द 5 डेज, सॉरी प्रीफरली विद इन द 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज। आफ्टर द गैप ऑफ द 7 डेज, 7 दिन के बाद, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा ये मेंस्ट्रुएशन है वो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 7 दिन गैप आ जाएगा। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शंस। इस तरीका से वो उस तरीका से भी वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेफ में रख सकते हैं। दे इनिवेट द ओव्यूलेशंस और इम्प्लांटेशंस, और इससे भी वो इनिवेट करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होते, इनिवेट करने में माना करना, इनिवेट करते हैं किसको, ओव्यूलेशन का और इम्प्लांटेशन का, एज वेल एज द अल्टर क्वालिटी द सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट द रिटार्ड द स्पर्म। और ऐसा स्थिति में क्या होता है कि वो सर्वाइकल के थ्रू एक म्यूकस का प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो प्रिवेंट होती है और रिटार्ड करती है किसको, एंट्री, स्पर्म को अंदर जाने से क्या करती है, वो मना करती है, एंट्री को रोकती है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स क्या था, बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेसर साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होती है, और एज वेल एस्पेक्ट ऑफ द फीमेल्स। कौन सा पिल्स की बात किया जा रहा था सर, तो इसको बात किया जा रहा था, सही कहाँ बनाया गया सर, CDRI, कहाँ में, लखनऊ में, कहाँ है, इंडिया में है। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स कॉन्टेंट्स इन द नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस इन द वंस वीक, ये सबसे अच्छा था कि ये हफ्ता में भी लेना भी कितना था सर, हफ्ता में कितना बार लेना था, वंस अ वीक, हफ्ता में एक बार। पिल्स विद द वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, जिसका काफ़ी साइड इफेक्ट क्या था सर, काफ़ी कम था, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू था इस तरीके के रोकने में। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरोन एलोन और द कम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन्स, एक प्रोजेस्टेरॉन अलग वाला है, एक प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों कम्बिनेशन वाला, समझ में आ रहा है, कम्बिनेशन वाला है, और कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल, ठीक है, एज इंजेक्शन ऑफ द इम्प्लांट अंडर द स्किन। और एक वो वाला प्रोजेस्टर सेट वाला है, जिसको क्या किया जाता है सर, इम्प्लांट किया जाता है, कहाँ पे, स्किन के अंदर किया जाता है, ठीक है। दे आर द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द सिमिलर एट द पिल्स एंड द इफेक्टिव पीरियड्स मच लॉन्गर। इसको इस तरीका का यूज करिएगा तो ये क्या करेगा सर, टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, लंबे समय तक के आपको बार बार मेडिसिन जो यूज कर रहे थे वो नहीं, अप्रॉक्स 2 to 3 ईयर 5 ईयर तक के चले जाते हैं लेके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन आईडी, ये क्या है 72 आवर्स को बीच में, तो ये इस तरीका से एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीका का यदि जो ये लाभ दावा कब यूज करना चाहिए, जब मान लीजिए कि आप
72 आवर्स के ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वाला जब ये मान लीजिए क्वाइटस हो चुका है इनसाइड, तो उसको 72 आवर्स के विदिन अंदर ले लेना चाहिए इस वाला मेडिसिन को, ठीक है। टैबलेट को, जो यहाँ पे टैबलेट लिखा था ना वो वाला, हैव बीन फाउंड टू बी द वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, दे कुड बी द यूज टू अवॉइड भी इसको नहीं करिए, अवॉइड नहीं करिए, ये बचा देगा आपको किससे, प्रेगनेंसी गेन करने से, प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी द यूज टू अवॉइड। सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन वाला यूज करिए, कॉजल टू प्रोटेक्ट, हाँ इंटर, अच्छा तो अवॉइड करिए, अच्छा तो इसको अवॉइड करिए, सबसे मेन सबसे ये है। सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन, इसको हम क्या करते क्या जाता है, कट किया जाता है। इसमें दो टाइप का हुआ, टिकोटोमी वैस्कोटोमी। आर जनरली एडवाइज द मेल एंड फीमेल्स, दोनों को जनरली एडवाइस किया जाता है टर्मिनल मेथड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक वैस्कोटोमी होता है जिसको क्या किया जाता है, वाज डिफेंस को कट करके इस तरीके से टाइड अप कर दिया जाता है दोनों साइड, और एक होता है टिकोटोमी, उसको क्या किया जाता है, देखिए इस थमस वाला पार्ट से क्या किया जाता है, कट करके दोनों को टाइड अप कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए टाइड अप करके दोनों फिर से टाइड अप कर दिया गया, फ्लोपियन ट्यूब्स टाइड, ये है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये क्या है सर, स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो इतना सारे मेथड हैं, इतना सारे मेथड हैं, फिर भी ना जाने कैसे इस तरीके से ग्रोथ पॉपुलेशन का हो रही है, अवेयरनेस भी आजकल है, फिर भी ग्रोथ पॉपुलेशन का हो रही है, लेकिन गलत चीज़ है, इतना तेज़ी से ग्रोथ होना सही बात नहीं। प्रेगनेंसी, सर्जिकल intervenations block to the gamete transport to the thereby the prevention of the contraceptions। इस तरीके से वो क्या करती है, गैमेट्स को क्या करती है, मिलने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन द मेल कॉल द वैस्कोटोमी, मेल में क्या कहा जाता है सर, वैस्कोटोमी कहा जाता है, और फीमेल में क्या कहा जाता है, टिकोटोमी कहा जाता है। वैस्कोटोमी में क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट वास्ट डिफेंस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और टाइड अप कर देती है किससे, स्मॉल सीजर्स, और वो स्कॉटम में, ठीक है, स्कॉटम में। वेयर इज द टिकोटोमी, द स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और टाइड अप किस में किया जाता है, इंसिजन कर दिया जाता है एब्डोमेन में ऑफ द थ्रू द वेजाइना के थ्रू, ठीक है। टेक्निकली हायर इफेक्टिव बट देयर द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। इसका एक बार हो गया टिकोटोमी वैस्कोटोमी, तो फिर आप चाहिएगा कि इस तरीक़ा से किसी भी तरीक़ा से फिर से हो जाए तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस है, ठीक है। वेरी पुअर है, वेरी पुअर, देखिए एडवर्टीजमेंट का दिमाग लगाया है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं लिखा, रिवर्सिबल लिखा है, लेकिन इसलिए क्योंकि आजकल असंभव कहना कोई से संभव नहीं है, इसलिए वेरी पुअर, बहुत कम चांस है, ठीक है, ठीक है। इट नीड्स टू बी द इम्परसाइज डेट द सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इससे अच्छा है कि मतलब कि इसको ना करके सबसे अच्छा है कि उससे जो आगे जो मेथड है वही यूज करना चाहिए, हमको जो कोई एडवाइस पूछे तो। मेथड इट शुड बी द ऑलवेज अंडरटेकन टू द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन। ये सब क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन से, ये नहीं कि कोई कह दिया उसको अनुसार से हम लोग इस तरीक़ा से कर देना। वन मस्ट द आल्सो रिमेंबर डेट द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। ऐसा स्थिति में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट इस तरीक़ा के यदि जो कर लेते हैं तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवा मेडिसिन ये सब ले रहे थे उसका कोई ज़रूरत हम लोग का नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉट रिक्वायरमेंट टू द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द फैक्ट देयर आर द प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी वंस इन द फोर्स used method to the either prevent the pregnancy to delay space pregnancy due to पर्सनल रीजन के चलते ये दोनों का मतलब कि अपना एक होना चाहिए डिसीजन, जो ले रहा है पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये दोनों में से कंपल्सरी बात यहाँ पे बाताना चाह रहा है कि टिकोटोमी वैस्कोटोमी से पहले तो कोई एक ही करवाइए, और वो भी पर्सनल मतलब कि ये सहमति से और एक अच्छे डॉक्टर के मध्य में सलाह से। नो डॉट्स टू द वाइड स्प्रेड यूज टू द मेथड, और ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि ये वाला कोई मेथड को यूज नहीं करें, बहुत सारे ऐसे हैं कि इस मेथड को भी यूज किए हुए हैं। Have to the significant role in the checking the uncontrolled growth of the populations. However, there are the possible ill effects like the nausea, abdomen pains, breakthrough, bleeding, irregular menstrual bleedings, or even breast cancers are
थ्रू द नॉट वेरी सिग्निफिकेंट सो द टोटली इग्नोरेड। क्या कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा नो डाउट्स द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज दिस मेथड्स हैव टू द सिग्निफिकेंट रोल टू चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ पॉपुलेशन। इससे क्या होगा कि ये अनकंट्रोल जो ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा चेक पोस्ट लग जाएगा ये, है ना। However, there possible ill effect लाइक इस तरीका से यदि जब करवाते हैं तो कुछ कुछ इस तरीका का ही शिकायत रह सकता है। क्या नौसिया हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, हल्का फल्का ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग, कभी कभी ब्लीडिंग वाला भी हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी होने का बहुत ज़्यादा चांस थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड हैव द नॉट टोटली इग्नोर। ये सब चीज़ को टोटली तरीका से इग्नोर भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरीका से ये सब जानलेवा बीमारी है। हाँ, ये सब जानलेवा बीमारी है, हो सकता है, ठीक है। इसको पढ़ने MTP पढ़ने से अच्छा नहीं, मतलब कि पहले ये वाला थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये 2017 में ये जो थोड़ा सा चेंज लाया था ना वो वाला बात किया जा रहा है। मेडिकल टर्मिनलाइजेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट एज 217 की बात किया जा रहा है वाज enacted by the government of the India with the intention of the reducing the incidence of the illegal abortions and the consultant of the maternal mortality और मॉर्बिडिलिटी। कहा क्या रहा है कि 2017 में एक एक्ट लाया गया उसमें ये बताया गया कि एक एक्ट लाया गया उसमें बताया गया कि यदि जो गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कि किसी प्रकार का इलीगल अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। इलीगल में समझ रहा हूँ, लीगल नहीं इलीगल वाला नहीं होना चाहिए, और कंसोगेंट मतलब मेटरनल मोर्टेलिटी और ये वाला, तो ये सरकार के द्वारा इस तरीका का माना किया गया मोर्टेलिटी के अति बढ़ावा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एज द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन द सर्टन कंसिडर द ग्राउंड्स विद इन द 12 वीक्स। 12 वीक्स के अंदर जाके वो ये सब करवाया जाता है अंडर 12 वीक्स के, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 3 मंथ, ठीक है। प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये किसी आम चीज़ से नहीं करवाइए, पहली बार आम डॉक्टर से नहीं, एक प्रैक्टिशनर, एक अच्छे प्रोफेशनल की वजह से करवाइए। इफ़ वो भी कब करवाइए सर, तो 12 वीक से बिफोर, आफ्टर नहीं, 12 वीक से बिफोर, ताकि बचने का ज़्यादा चांस रहे। द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट द फीवर 24 वीक्स। और यदि जो फिर 24 वीक्स हो गया है तो बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाएंगे। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल, वैसा स्थिति में क्या 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर से करवाइए। ये क्वेश्चन आता है 12 वीक्स से करवाना था तो फिर एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन यदि जो 24 वीक्स हो चुका है यानी कि सेकंड ट्रिमेस्टर पार हो चुका है तो 2 डॉक्टर के अथी से सेकंड रजिस्टर्ड डॉक्टर, 2 डॉक्टर का कंसल्टेंसी होना चाहिए। प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी द ओपिनियन फॉर्म। जो भी प्रैक्टिशनर ओपिनियन करता है, आपको जो भी सलाह देता है, गुड फेथ, वो अच्छे विश्वास रखिए उस पर। डेट द रिक्वेस्ट टू द इज द ग्राउंड सच एज द टर्मिनाइजेशन। इस तरह प्रेगनेंसी पहला क्या होगा ये देखिए, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व टू द रिस्क लैक ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन्स टू गिव द इंजरी और फिजिकली और द मेंटली हेल्थ। ये पहला कि यदि जो बच्चा जो है ऑफस्प्रिंग है वो कुछ मेंटली दिक्कत है, मेंटल हेल्थ कुछ गड़बड़ है, या कुछ फिजिकली 5 उंगली की जगह पर 8 उंगली हो गया, 4 उंगली हो गया, वैसा कुछ है तो भी उस तरीका की स्थिति में करवाना चाहिए, ठीक है। देयर वाज द substantial risk that the child were born to suffer from the such physical mental abnormality और handicapped। चाहे तो वो बच्चा अपाहिज है, पेट में ऑपरेशन से पता चल रहा है कि अपाहिज है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि 12 वीक्स में सब चीज़ सही चल रहा था, लेकिन 12 से 24 का वीक्स में हुआ कि पता चल रहा है कि हाथ ही नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है उस एब्डोमेन भी, तो पता चल रहा है कि हार्ट में कुछ हार्ट दिक्कत है, चाहे तो पता चल रहा है कि थोड़ा सा लंगड़े टाइप के पैर मूछ गया है। इस तरीके से कहा जाता है ना कि काम नहीं करना चाहिए, भारी रिसर्च में नहीं करना चाहिए। ये कि 12 वीक्स तक सही था, उसके बाद यानी कि कहीं ना कहीं आप कभी कुछ भी हो सकता है रीजन XYZ, तो ऐसा स्थिति में वो दिक्कत हो गया। तो ऐसा स्थिति में जो करवा रहे 24 वीक्स के बाद करवा रहे हैं तो 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर के कंसल्टेंट से ही करवाना चाहिए। यही दोनों था। ये कब लाया गया था सर, 2017 में इंडिया की सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो MTP की बात किया जा रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कह रहे हैं MTP
पी कह दे रहे हैं, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द वॉलेंट्री, देखिए वॉलेंट्री हमको बताया हुआ है कि हमारे इच्छा के अनुसार से करता है काम, उसको वॉलेंट्री कहते हैं, और हमारे जो इच्छा के अनुसार से काम नहीं करता है उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। जैसे हम लोग को पैदल चलना, सांस लेना, सांस को रुकना कुछ देर तक के, ये क्या हो गया सर, वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट का फंक्शन करना, इनवॉलेंट्री, हम लोग चाह के भी इसको नहीं रोक सकते हैं। हम स्नीजिंग आना, छींक आना, वो हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते, डेट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्न्स कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कह सकते हो, MTP कह सकते हो। और इंड्यूस्ड द अबॉर्शन, और ये किस को इंड्यूस करती है सर, वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि हमारे यहाँ ध्यान लगाइए, हमारे इच्छा के अनुसार से काम करने वाला है और ये किसी को ये करता है, ठीक है। नियरली 45 to 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म इन ए ईयर्स ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 45 से 50 मिलियन, समझ रहे हो, 45 से 50 मिलियंस MTP परफॉर्म करती है पूरे संसार में, पूरे दुनिया में 45 से 50 मिलियन क्या MTP, समझे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 45 से 50 मिलियन यहाँ पे है परफॉर्म पूरे वर्ल्ड में। विच अकाउंटेड टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर्स। और उसको में से MTP इतना करवाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इतना करवाते हैं, उसको में 1/5 होते हैं, 1/5 होता है जो कि टोटल नंबर का वो कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी क्या करते हैं, कंसीव करते हैं, वो आगे की ओर फीटस का ऑफिस में कन्वर्ट करवा दिया। इन ईयर वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP आर नॉट इन विंग्स टू डिबेट अपॉन इन मेनी country due to the emotional, ethical, religious and social issue involved in it। समझे बात को। तो सोचिए कि कितना 50 यानी कि 10 लाख ही सिर्फ आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, 40 लाख पीछे की ओर रह जाते हैं कंसीव प्रेगनेंसी। कितना, खाली 1/5 यानी कि 50 का हम लोग 1/5 करें तो कितना 10 लाख यानी कि 10 मिलियन ही आगे की ओर कंसीव करते हैं, बाकी 40 लाख होते हैं, 40 मिलियंस होते हैं जो कि क्या करते हैं सर, अबॉर्ट कर देती है। कहाँ पे था, यहाँ पे देखिए, अबॉर्ट कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी द टू एक्सेप्ट द लीगलाइज MTP आर और नॉट बींग्स टू डिबेट अपॉन द इन मेनी कंट्री, इसको बहुत सारे कंट्री में ऐसा करवाना इथिकली, इमोशनली, रिलीजियस, सोशल इशू इन्वॉल्व करवा देती है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट नहीं कि इस तरीका का करना गलत है, पाप है, फलना है, ढलना, इस तरीका के माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971 और लीगलाइज कर दिया गया कब, इन 1971 में इंडिया में, कि सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन ला दिया गया कि इस तरीका के अवॉइड कर सकते हो। सम सच एज द रिस्ट्रिक्शंस टू ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशंस इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड। इनडिस्क्रिमिनेशन के अनुसार से नहीं होना चाहिए कि फीमेल है तब करवाया जा रहा है, ये फलना है तब करवाया जा रहा है। विच आर रिपोर्टेड टू द हाई इन इंडिया, जिसका इस सबसे फीमेल फोर्टिसाइड का केस कहाँ में है सर, इंडिया में। वाई MTP, क्यों MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज टू बी द रीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये क्या है, MTP क्यों जरूरी है, क्या है, तो ये अनवांटेड, जो हम लोग नहीं चाह रहे थे वैसा स्थिति में ये हुआ है, गेन कर लिया गया है। आइदर ड्यू टू द कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या चाहो तो वो इंटरकोर्स करते हैं और अनप्रोटेक्टेड, जैसे फेमिडोम हो, कॉन्डम है, इसमें विदाउट यूजिंग का वो इंटरकोर्स करते हैं, तब वो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होती है कि वो क्या कर लेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव कर लेगी ड्यूरिंग द, और वो अच्छा सॉरी ये बताना चाह रहा है कि MTP क्यों 1971 में सरकार को लीगलाइज करना पड़ा, ठीक है ना। क्यों करना पड़ा, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं चाह रहे थे प्रेगनेंसी को गेन करना, लेकिन गेन कर लिए, तब वो भी कर सकते हैं। चाहो तो कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिए तब कर सकते हैं, चाहो तो फेलुअर हो गया, नहीं सॉरी ये क्या कर रहा है कि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया, कॉन्डम फेमिडोम जो भी था वो यूज किया, लेकिन गलती से वो फ्लॉप कर गया, वो फट गया, टूट गया, जिसके कारण वो हो गया है, प्रेगनेंसी गेन कर ली, तब वो कर सकते हैं MTP। फिर क्या है, क्वाइटस रेप, चाहो तो रेप के कंडीशन में तो वैसा स्थिति में कर सकता है,
इस तरीक़ा से बढ़ावा थोड़ा सा बचाने का प्रयास, इस तरीक़े से एंटीपायर आल्सो इसेंशियल इन द सर्टेन केस, ये सर्टेन केस हो जाती है द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड विद द हार्मफुल इवन द फेटल्स द अदर द मदर और फीटस दोनों बोथ के लिए। ऐसा स्थिति में कंटिन्यूसली जो माँ वो कंसीव कर ले रही है, गलती से कर ले या ना एडुकेटेड होने के कारण कर ले रही है, तो वो दोनों पे असर पड़ सकता है, माता और बच्चा दोनों पे पड़ सकता है, जिसके लिए एमटीपी क्या है सर, जरूरी है। ठीक है, एमटीपी आर द कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमिस्टर। हमने पहले ही बोल दिया बाबू कि एमटीपी कराना है तो सबसे अच्छा क्या, फर्स्ट ट्रिमिस्टर। कहने का मतलब क्या सर, 12 वीक्स के अंदर ही करवाइए अप टू द 12 वीक्स प्रेगनेंसी। देखिए कर रहे हैं ना। सेकेंड ट्रिमिस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की। सेकेंड ट्रिमिस्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डेथ तक के आ सकता है कंडीशन। वन डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रेन टू ऑब्जर्व द मेजोरिटी ऑफ द एमटीपी आर द परफॉर्म द लीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्विक which are not unsafe but the could be the legal by the unqualified quick which are sorry एक ही लाइन पढ़ ली दोनों, are not only the unsafe but could be fatal to another the dangerous traits in the misuse to amino-synthesis to determine the unborn child. Frequently if the fetus is found to the female it is followed by the MTP. I totally against the legal। कहा जा रहा है कि जब 1971 के बाद वाला जब लाया गया सरकार, तो उन्होंने क्या देखा कि सेकंड ट्रिमिस्टर में यदि जो आप करवा रहे हो, चेक करवा रहे हो, MTP कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है वो हमारे से रिस्क और हार्मफुल भी हो सकता है और वो अनसेफ भी है। वो अनसेफ करने मतलब कि डेथ की बात वो करना चाह रहे हैं और वो क्या है, डेंजरस है। देखिए सब सिम्टम्स NCERT कह रहा है, यानी कि बहुत सटीकता का वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। फेटल दोनों के लिए, फेटल के लिए भी वो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सच प्रैक्टिस शुड बी द अवॉइड टू बिकॉज देज आर द डेंजरस बोथ आर द यंग्स और द फीटस। दोनों माता पिता नहीं सॉरी माता के लिए और फीटस दोनों के लिए क्या हो सकते हैं सर, डेंजरस हो सकते हैं। इफेक्टिव द काउंसलिंग, इससे बचने के लिए MTP हम लोग को कराते रहना चाहिए। काउंसलिंग डॉक्टर से बार बार हम लोग को क्या करते रहना चाहिए सर, मीटअप करते रहना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस। समझ बात को अवॉइड करना चाहिए। टू रिस्क द फैक्टर अवॉइड द लीगल अबॉर्शन, और लीगल अबॉर्शन को भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी, और हेल्थ केयर फैसिलिटी हर हमेशा हम लोग को क्या करते रहना चाहिए, सलाह लेते रहना चाहिए। कुड बी द रिवर्स मेंशन द अनहेल्दी ट्रेड्स। चलिए अब हम लोग को लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट पेज है, सेक्सुअली STI। ठीक है, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है ना। अच्छा हम जब नहीं बोल रहे थे STI और STD, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, इन्फेक्शन आई से हम, अच्छा हमको लगा कि ये गलती क्या लिख दिया, गलती नहीं लिखा, ठीक है। हम वहाँ पे बोल दिया कि सर गलती लिख दिया, गलती नहीं, STI है और वो STD था, ठीक है ना। वहाँ पे डिजीज था, यहाँ पे इन्फेक्शन टर्म्स आया, ठीक है। इन्फेक्शन और देखिए दिमाग लगाया, डिजीज वही तो हमें क्या देखिए और लगा के डिजीज भी लिख दिया, यानी कि इन्फेक्शन को ही हम लोग डिजीज भी कह सकते हो। चलिए ठीक है, STI कहें चाहे तो STD कहें, दोनों सेम ही हो जाएगा। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि STI, ठीक है ना। जैसे विंडर डिजीज हो गया, RTI हो गया, गोनोरोइया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनिटल हर्पिस हो गया, क्लाइमेटिस हो गया, जेनिटल पार्ट्स हो गया, ट्राइकोमोनियोसिस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया। तो कॉज ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन ऑफ द रिसेंट ईयर। ये सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये सब डिजीज वाला नाम रख लीजिए यार, यहाँ से लेके VD से लेके यहाँ तक के पूरा डिजीज का 2 बार नाम बोल लीजिए, याद रहेगा तो ज़्यादा। ये डिजीज वाला से नाम पूरा पूछ देगा। तो ये वाला तो हम लोग STI वाला तो ऐसे भी नाम से पता चल जाएगा, VD वाला भी नाम से पता चल जाएगा, RTI वाला भी ना यहाँ से कर रहिएगा, गोनोरोइया से कर जाइएगा, यह कर रहिएगा, ये भी से पता चल जाएगा, क्लाइमेटिस वाला कर जाइएगा, क्लाइमेटिस, ट्राइकोमोनोसिस, हेपेटाइटिस B, ये सब का सब क्या है सर, STI ये STD डिजीज का सब, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सब चीज़ के अंदर से सबसे ज़्यादा डेंजरस। द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन ऑफ द रिसेंट ईयर, ये सबसे ज़्यादा अभी के समय में इस तरीका का मिल रहा है, ठीक है ना। कि लीड्स टू क्या है यहाँ से ना, हाँ, लीडिंग टू द आर द सम of the common STI among these the infections of the
infections or disease which are transmitted through the sexually intercourse are the collectively called the sexually transmitted infection। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से जो डिजीज फैलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, STI कहते हैं। यही तो जब समझाना था, थोड़ा सा स्किप किए थे। बिंडल डिजीज वो क्या होता है सर, सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से क्या होता है, बिंडल डिजीज होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट RTI होता है, गोनोरोइया हो जाता है, सिफिलिस हो जाती है, जेनिटल हर्पिस हो जाती है, ये सब सबका डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा HIV भी, जो कि एड्स है। एड्स के लिए कौन सा वायरस है सर, HIV भी। ह्यूमन ह्यूमन HIV का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन। तो HIV लीडिंग करती है एड्स के लिए। आर द सम ऑफ द कॉमन STI। ठीक है, और ये सब क्या है सर, STI के लिए। अमंग द HIV इन्फेक्शंस द मोस्ट डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है ना, और ये कैसे फैलते हैं क्या है, पूरा विस्तार रूप से 7वां चैप्टर में बताया हुआ। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक द हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग द इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है सर, नीडल से फैलता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कोई भी एक ही उस इंस्ट्रूमेंट से एक दूसरा के ऑपरेशन किया उसी को आप कोई कर दिया तो उसको डिजीज आप में भी फैलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेक्ट्रा विथ द इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड जो हम लोग अथी कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उस स्थिति में भी इसको फैलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। मदर टू फीटस, ये मदर से फीटस वाला वो याद है कौन सा, ये जब प्लासेंटा के थ्रू दे रहा होता है तो कट करता है, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन का क्या नाम है, जिससे हम लोग का डिजीज फैलने का चांस रहता है। चलिए कहते हैं हम लोग फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। पहले बता दें, एक्सेप्शन हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस अदर डिजीज कम्प्लीटली क्यूरेबल। कम्प्लीटली क्यूरेबल मतलब ना कि वो फिर से ठीक हो सकता है। एक होता है कम्प्लीटली इनक्योरेबल, जो कि फिर से वो ठीक नहीं होगा, तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है इफ डिटेक्ट द ईयरली। यदि जो पहले हेपेटाइटिस बी है, यदि जो हम लोग पहले प्राइमरी फेज में हम लोग को पता चल जाएगा तो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एंड ट्रीटेड विद प्रॉपरली ट्रीट करके। ईयरली सिम्टम ऑफ द मोस्ट माइनर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाना, स्लाइटली पेन होना, हल्का पेन होना, स्वेलिंग होना, ये सब है। ठीक है ना, इन द जेनिटल रीजन, इन द कहाँ, जेनिटल रीजन। ठीक है, इन्फेक्टेड द फीमेल्स में ऑफन टू द एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस द रिमेन्स एंड डिटेक्ट फॉर लॉन्ग। यदि जो आप लंबे समय तक के नहीं डिटेक्ट कर पाते हो उसको बाद ये तरीका के डिजीज क्रिएट कर जाएगी। ईचिंग ये सब होता है। ठीक है, जेनिटल इन्फेक्टेड द फीमेल में ऑफन टू द एसिम्प्टोमेटिक एंड रीसेंट एंड डिटेक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन ईयरली स्टेज। शुरुआती में ही ये सब का सिम्टम को देखें तो हाइडिंग रूप में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, ईयरली स्टेज में इन्फेक्शन, सोशली स्टिग्मा, ये थोड़ा सा स्टिमुलेट भी हम लोग को पता चल ही जाता है, लेकिन सबको ही लज्जा के हिसाब से नहीं बताना, हाइडिंग रूप में रखना। डिटेयर टू द इन्फेक्टेड द पर्सन और द गोइंग टू द डिटेक्शन ऑफ द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो हेपेटाइटिस बी से भी जान चले जाते हैं। दिस कुड लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लैटर विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये क्या हो जाती है, नहीं तो फिर क्या होती है, कुड वो पेल्विक क्या होती है, वो इन्फ्लेट कर जाती है, मोटा हो जाती है, PID कहा जाता है। अबॉर्शन स्टिल द बर्थ इक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी। इक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी बता सकते हो क्या होता है, इक्टो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा, जैसे इम्प्लांट कहाँ होना चाहिए, यूट्रस पर होना चाहिए, यूट्रस को छोड़ के अलग रीजन में इम्प्लांट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्टो प्रेगनेंसी कहते हैं। इनफर्टिलिटी और इवन द कैंसर्स, और ये सब कैंसर उस भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रस्ट में। STI आर द मेजर ट्रीटेड विद द हेल्थी सोसाइटी, वो हेल्थी सोसाइटी। देयरफॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ईयरली डिटेक्शंस टू क्यूर द डिजीज आर गिवन टू द प्राइमरी कंसिडरेशन टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू और द ऑल पर्सन vulnerable of the infections. There the incidence of the reported to very high among the persons. The age कितना, ये इस एज का सबसे ज़्यादा होने का चांस रहता है 15 से 24। दिस एज ग्रुप्स which you also belongs, हाँ, there is no reasons to panic। इस स्थिति में पैनिक नहीं होना चाहिए, आसानी से हम लोग को क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर ट्रीट करवाना चाहिए। बिकॉज द प्रिवेंशन इज पॉसिबल, इसका प्रिवेंशन क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। One could be the free of these infections by the following simple principles। ठीक है, पहला अवॉइड द सेक्स
विथ द अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, अननोन पार्टनर साथ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस, जो क्वाइटस अंदर करवाना चाह रहे हो तो क्या करना चाहिए, कॉन्डम यूज करना चाहिए। इन द केस ऑफ द doubts one should be the go to qualified the doctor or detection to get the completely diagnosis और इन्फेक्शन। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग का क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके डायग्नोस्ट करवाना चाहिए, डायग्नोस्ट मतलब बताना चाहिए, उसके बाद सलाह लेना चाहिए और उस इन्फेक्शन के बारे में आगे की ओर हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा है कि हम लोग एक बहुत मेजर टॉपिक, मेजर चैप्टर को हम लोग 1 घंटा 45 मिनट में ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन द डिस्कशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द इनकम्प्लीटली विदाउट द मेंशंस द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी करने का मतलब कि फर्टिलिटी वाला वो हो गया, 10 से 17 बताने का प्रयास किया और बाकी सब ब्लड टाइप्स क्या हो गया, इनफर्टिलिटी वाला हो जाएगा। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो कपल्स हैं वो इंक्लूडिंग इन इंडिया, और उसमें इंडिया भी, आर इनफर्टाइल्स, बहुत सारे। अच्छा, इनफर्टाइल उसको भी कहा जा सकता है जो महिला बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं। ये कोई ऐसे जानवर होते हैं जो कि इनफर्टाइल होती है। ठीक है, तो उसमें रीजन दोनों में से किसी को हो जाता है, कोई पार्टनर, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर, दिन में से कोई किसी का भी हो सकता है रीजन। ठीक है ना, दे आर द अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस, वो प्रोड्यूस चिल्ड्रन को नहीं कर पाती इन बावजूद कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद। करने का मतलब क्या सर, कि नहीं करने का मतलब ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट करके इंटरकोर्स कर रहे होंगे, लेकिन अनप्रोटेक्ट करने के बाद भी वो ऑफस्प्रिंग को जब जन्म न दे तो उसको इनफर्टाइल कहते हैं। तो ऐसा स्थिति में जब इनफर्टाइल है तो उसको लिए क्या, उसको मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं, उसको बचाने के लिए ऐसा बहुत सारे हैं जो इनफर्टाइल महिला हैं, ऐसा यही नहीं कि वो माँ बन ही नहीं सकते, बन सकते हैं। तो उसको लिए जितने भी नियम हैं ना इनफर्टाइल आदमी के लिए, उसको अभी इस पेज में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, द कोहैबिटेशंस, द रीजन्स फॉर दिस could be many physicals, congenital diseases और ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल्स और इवन द साइकोलॉजिकल्स इन इंडिया। वैसे कोहैबिटेशन वैसे भी हो सकते हैं कि वो बहुत मैनी फिजिकली कॉन्जेनाइटल हो या डिजीज़ कुछ लिए हुए या ड्रग्स लिए हुए जिसके कारण वो इम्प्लांट ही नहीं कर पा रहा होगा, उतना इम्यून सिस्टम के पास ये नहीं हो, इम्यूनोलॉजिकल नहीं हो, या फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसा हो कि हो सकता है कि एक्सरसाइज कर रहा हो या कुछ पैदल चल रहा हो, उसमें प्रेगनेंसी को जो किया हुआ है वो किसी कारण से डाइवर्ट हो जा रहा है, कुछ भी XYZ रीजन कुछ भी हो, तो उसको हम लोग बचाने के यहाँ पे कैसे प्रयास किया जाएगा। इन इंडिया ऑफन द फीमेल्स इज ब्लेम्ड, तो ऐसा स्थिति में हर बार क्या क्या दिया जाता है, फीमेल को ब्लेम्ड कर दिया जाता है, जो कि गलत है। ऐसा स्थिति में क्या, दोनों में से किसी को भी गलती हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब है, जैसे ये सब लिख रहा है NCERT लिख रहा है, क्या है, ड्रग्स भी ना पीछे लिखल था, कोनाजाइटल देखिए ड्रग, तो ये सब तो ज़्यादातर फीमेल्स यूज ही नहीं करते हैं। समझ बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जो मेल पार्टनर यूज कर रहे होंगे तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ होगा कि उनके जो स्पर्म काउंट है उनकी मोटिलिटी ही उतना ना हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में यही गलती, हर हाल में यही गलती हो। ठीक है, फॉर द कपल बींग्स द चाइल्डलेस के लिए, जो बच्चा नहीं दे पाते तो हर स्थिति में उसे किसको ब्लेम कर दिया जाता था, फीमेल को ब्लेम कर दिया जाता, टोटली गलत है। ठीक है, बट मोर ऑफन और नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर स्पेशलाइज द हेल्थ केयर यूनिटी इन फर्टिलिटी क्लिनिक। तो ऐसा स्थिति में ऐसा स्थिति में दोनों को अपने आप में मतभेद नहीं करना चाहिए, वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाके मिलना चाहिए कपल्स को और डायग्नोस करवाना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, करेक्टिव ट्रीटमेंट जो कि दिक्कत है वो सही करवाए। ठीक है ना, डिसऑर्डर टू इनेबल द कपल्स हैव द चिल्ड्रंस हैव द मच करेक्शन। इस पे से अब क्वेश्चन बहुत आता है, इस चैप्टर का यही से क्वेश्चन आता है नीट में बार ये इसको मैं उससे भी बोर्ड में भी आ जाएगा, कौन गिफ्ट और जिफ्ट वाला दोनों बोर्ड में भी आ सकता है, और बाकी नीट में यही पे से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड द असिस्ट टू द चिल्ड्रन थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक। ठीक है ना, कॉमनली नोन एज द आर्ट। ठीक है ना, आर्ट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको करवाया जाएगा। जैसे कोई इनफर्टिलिटी किसी तरीके से रीजन में मान लीजिए कि महिला में पाया गया या किसी भी रीजन से मेल पार्टनर में पाया गया, तो उसको तो भी हक है ना बनने का,
तो आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके उनको ये किया जाएगा। तो कौन कौन सा, तो पहला है उसमें से, पहला है कौन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको इसको आप लोग देखे भी होंगे, देखे हैं, IVF जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी और ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। क्या कहा जा रहा है कि ये क्या किया आउटसाइड द बॉडी, जैसे क्या करना है, इसे ये ले लिया गया, कॉपी लाइए, यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग पहले समझाता हूँ, ठीक है ना, इन विट्रो, याद रखिएगा, इस विट्रो से आउट से आउटसाइड, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या रखिएगा कि जैसे ये ले लिया गया मेल गैमेट्स, ठीक है, ये ले लिया गया फीमेल गैमेट्स, ये दोनों को फ्यूज करवा दिया गया। जो सुनते होंगे एक सीसा में बच्चा को जन्म हुआ तो टेस्ट ट्यूब बेबी उसको कहा जाता है, तो डैड इज बॉर्न, तो ये ले लिया गया, ये दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया गया, और फर्टिलाइज करवा के इनसाइड मैडल में क्या इम्प्लांट करवा दीजिएगा। यदि जो 2 से 4 सेल तक के है तो एम्फुलर रीजन में भेजा जाएगा, 8 सेल तक के एम्फुलर रीजन में भेजा जाएगा, 16 से 32 सेल तक के रहेगा तो यूट्रस पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ही अभी इसको संस्कृत में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा। इन द ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंडीशन, और कुछ दिक्कत रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सेम ही रहेगा, ठीक है ना। फॉलोड बाय द इम्ब्रायो ट्रांसफर, इम्ब्रायो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन वन सच द मेथड्स, इन दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब। देखिए टेस्ट ट्यूब उसे वो, तो इस तरीक़ा से, ठीक है। प्रोग्राम ओवम, देखिए हम जो अभी बताए वही, ओवम फ्रॉम द वाइफ से क्या ले लिए कि ओवम ले लिए, और डोनर या चाहे तो वाइफ नहीं ओवम को प्रोड्यूस कर पा रही तो कोई डोनर फीमेल से ले लिया गया, अच्छे फीमेल से ले लिया गया, और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, चाहे तो हस्बैंड का नहीं है, फर्टाइल या अच्छे नहीं है तो किसी डोनर मेल से ले लिया गया, किसी को भी, ऐसा नहीं है कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। आर द कलेक्टेड एंड द इंड्यूस्ड टू द फ्रॉम द जायगोट, और उसको क्या कर दिया गया सर, जायगोट कर दिया गया, और अंडर द स्टूमुलेट द इन लेबोरेटरी, और उसको लेबोरेटरी में रखा गया। जायगोट ईयरली जायगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा, तो विथ द स्टूमुलेट टू कंडीशन द लेबोरेटरी जायगोट ईयरली इम्ब्रायो विथ द 8 ब्लास्टोमर, कितना सर 8, 2 से 4, 4 से 8 बनेगा, तो 8 वाला क्या क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर कहते हैं। वुड विद द ट्रांसफर इनटू द फ्लोपियन, हमने बोला था कि 8 सेल तक के कहाँ भेजा जाएगा सर, फ्लोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा, और उसको क्या कहते हैं, जिप्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं सर, जिप्ट। जो 8 सेल तक के भेजा जा रहा है, फ्लोपियन ट्यूब में भेजा जा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, जिप्ट, ठीक है। एंड इम्ब्रायो विथ द मोर देन 8 ब्लास्टोमर, 8 ब्लास्टोमर यानी कि 8 से कितना सीधे 16, 16 से 32, तो ये सिर्फ कहाँ भेजा जाएगा सर, यूटेराइन पर, यूट्रस में भेजा जाएगा। 8 मोर देन 8 रहेगा तो कहाँ भेजा जाएगा सर, कहने का मतलब आगे ही जल्दी चलिए, यूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, इम्ब्रायो फॉर्म टू द वीवो। अब देखिए सर क्या है, वीवो है, वीवो याद रखिए, विट्रो नाम से ही पता चल रहा था, विट्रो यानी कि आउटसाइड, वीवो मैंने इनसाइड हो जाए, फ्यूजन ऑफ द गैमेट विथ द फीमेल। ऐसा स्थिति में क्या है कि जैसे फीमेल सब चीज़ से सही है, दिक्कत खाली कहाँ पे है, मेल पार्टनर में दिक्कत। ऐसी स्थिति में क्या था कि दोनों में दिक्कत था, इस स्थिति में क्या है कि फीमेल सही है और मेल में दिक्कत है, तो क्या हो गया कि वीवो फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कहेंगे, वीवो फर्टिलाइजेशन। उस स्थिति में क्या होगा मैं बता देता हूँ पहले, उस स्थिति में क्या होगा कि जो मेल गैमेट्स है उसको ले लिया गया, और ऐसे है, ठीक है, और ये गैमेट्स को लेके ये इंसेक्ट क्या कर दिया गया, फर्टिलाइज करवा दिया गया, ठीक है, इंसेक्ट क्या कर दिया गया, फर्टिलाइज करवा दिया गया, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टू द फीमेल विद इन द फीमेल, देखिए है ना, इंसेक्ट की बात करें। आल्सो द कोड द यूज टू सच एज द ट्रांसपोर्ट द असिस्ट दो द फीमेल कैन नॉट कंसीव, वैसा स्थिति में जो कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसको क्या कर दिया गया, कंसीव करवा दिया गया। ट्रांसफर ऑफ द ओमन कलेक्ट फ्रॉम द डोनर, चाहो तो अब ऐसा स्थिति में क्या इन द फ्लोपियन ट्यूब, तो ऐसा स्थिति में क्या किया जाएगा सर, ट्रांसफर ऑफ द ओवन कलेक्ट, तो ऐसा स्थिति में ट्रांसफर ऑफ द ओवन कोई डोनर से ले लिया गया हो, और इस स्थिति में समझिए कि फीमेल में कोई गलती है तो क्या किया गया, ओवन ले लिया गया डोनर से, और फ्लोपियन ट्यूब में क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लिया गया ओवन और डायरेक्ट कहाँ कर दिया गया सर, फीमेल में कर दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, गिफ्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे सर, एक तरीक़ा से गिफ्ट। तो इस तरीक़ा से, ठीक है, इस स्थिति में फीमेल पार्टनर में कोई दिक्कत है तो उसको में क्या किया गया, गिफ्ट किया गया, यानी कि जो
फीमेल गैमेट से उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ से, फ्लोपियन ट्यूब में कर दिया गया। अनदर टू द फीमेल हु कांट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड द सूटेबल इन्वायरमेंट टू द फर्टिलाइजेशन, और एक सूटेबल इन्वायरमेंट कर दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्दर द डेवलपमेंट टू द मेटल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मेटिसाइड ICSI, ये बड़ी बात पूछता है, हमसे भी गलती हो जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा तो उसको के बाद क्या किया गया कि गिफ्ट उसको में डाल दिया गया, उसके बाद गिफ्ट लेके ICSI कर दिया गया, उसमें क्या कर दिया गया, इंट्रा अंदर साइटोप्लाज्मिक में स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू कर दिया गया, कैसे उसको में डाल दिया गया, ठीक है। अनदर स्पेशलाइजेशन प्रोसीड्यूर फ्रॉम द इम्ब्रायो, और उसके बाद क्या हो गया सर, वो इम्ब्रायो बन गया, है ना। दोनों का ही मीट करने के बाद तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद इम्ब्रायो बन जाएगा। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द ओवम, एक डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में स्पर्म को, जिसको क्या कहते हैं ICSI, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी टू द मेल पार्टनर, ये है किसके लिए दिक्कत है, जब मेल पार्टनर में दिक्कत रहेगा तब ICSI, किसको लिए दिक्कत है सर, मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, कहा कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए तब। इन द फीमेल ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट्स इजुकुलेशंस कुड बी द करेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, इसी को AIV टेक्निक कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी कहा जाता है। इन दिस टेक्निक द सीमेन कोलेक्ट कर दिया जाता है, हस्बैंड से कोलेक्ट कर लिया गया और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली को लेके वेजाइना के थ्रू उसको जाके डाल दिया गया। एंड वही सरोगेट मदर बोला, कहानी बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इन दिस टेक्निक्स द सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड से ले लिया गया, या हेल्दी कोई डोनर से ले लिया गया, इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इनटू द वेजाइना के थ्रू क्या कर दिया गया, इंड्यूस कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया गया सर, यूट्रस के थ्रू कर दिया, यूट्रस पे कर दिया गया। IUI उसी को क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, थ्रू द ऑप्शंस आर द मेनी, ऑल दीज द टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रीमली हाई, ये सब टेक्निक बहुत एक्सट्रीमली हाई होते हैं। हैंडलिंग करना स्पेशलाइज द प्रोफेशनल, ये नहीं कि चलता फिरता कोई भी डॉक्टर से नहीं करवाना, प्रोफेशनली से करवाना। एक्सपेंसिव होते हैं, हाँ एक्सपेंसिव होते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। Therefore, this the facility to presently available only in the very few center country, ये देश में काफ़ी कम जगह पे ये इस तरह की चीज़ को उपलब्धि होती है, उपस्थित होती है। ऑब्वियसली देयर इधर जैसे बेनिफिट टू अफोर्डेबल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल, जो कि इस तरीका का काम करने के लिए बहुत कम लोग अफोर्डेबल कर पाते हैं, इस तरह का प्राइस काफ़ी कम लोग दे पाते हैं। इमोशनली रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर द डिटर्मिनेंट्स द एडोप्टेशन ऑफ दिस मैटर्स, इस तरीका को एडोप्टेशन करना पड़ जाता है, सोशली प्रेशर टाइप से मान के चल सकते हो। सिंस द अल्टीमेट द एम्स टू दी ऑल दिस प्रोसीड्यूर टू द चिल्ड्रन, ये जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसका सिर्फ एक ही फोकस है, एक ही एम है कि किसी तरीका से हमको ऑफस्प्रिंग या किसी तरीका से चाइल्ड हमको चाहिए, ठीक है। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑफेंड एंड डिसीव्ड द चिल्ड्रन, इसको ऐसे, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन, जिनके माता नहीं है, जिनको पिता नहीं है, उनको भी हम लोग गोद लेके आगे करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय से जिस तरीक़ा से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीक़ा से ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, उस तरीक़ा से भी हम लोग पोस पाल के बड़ा कर सकते हैं, वो भी सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड द चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल द मैच्योरिटी इलनेस, टेक केयर, कुछ ऐसा होता है मैच्योरिटी से पहले वो डेथ कर जा रहे हैं, जितना क्योंकि वो उतना मैच्योरिटी इलनेस क्योंकि उतना केयर नहीं कर पाते हैं। अवर लॉ परमिट्स द लीगल एडोप्टेशंस, अडोप्ट करके हम लोग लीगली सरकार के थ्रू, इट इज़ एज टू एट एज द बेस्ट मेथड टू द कपल्स ऑफ द लुकिंग द पेरेंटल रूट, जो मतलब कि कह रहे हैं एक तरीके से बता रहा है NCERT कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो इससे भी बचने का वो उपाय बता रहा है कि कोई जो ऑर्फन बच्चे हैं उसको भी हम लोग गोद लेके अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा लिखा के बारी कर सकते हैं, लीगलाइज करके ले लीजिए, उसी को आगे करिए। ऐसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे समझ रहे हो कि पहले वो डेथ कर जाएगा, क्योंकि उसको बस उतना जितना चीज़ चाहिए खाना पीना की मात्रा में वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से ये चैप्टर हम लोग काफ़ी बेहतरीन, एक वर्ड बाय वर्ड कोई लाइन को नहीं छोड़ा गया और हम लोग क्या कर लिया गया, ख़त्म कर लिया गया नहीं। और काफ़ी अच्छा है कि 1 घंटा 43 मिनट में बैठ के हम लोग एक चैप्टर को रीडिंग दे रहे हैं, तो इससे 12 चीज़ और क्या हो सकता है बताइए आप। और मैं
यदि 1 घंटा 43 मिनट देने के बाद हम लोग इतना बड़ा चीज़ सीख रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।